नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वैदिक एज का ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि वैदिक एज का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने ठीक से कंप्लीट किया है कि वैदिक एज का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक बार आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। वैदिक जो इसका पार्ट 1 है, उसके बाद में आर्यन कहाँ से आए थे उसको लेकर, थ्योरीज़ को लेकर वो सारी बातें, और इनका सेटलमेंट कहाँ पर है, जोग्राफिकल, वो सारी बातें हम कल के क्लास में कर चुके हैं। आज ये वैदिक काल का पार्ट नंबर 2 है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि वैदिक काल में अंदर के राजनीतिक जीवन कैसा था, मतलब उनका पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, है ना, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक पक्ष कैसा था। हम उन तमाम डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो पूरा सेशन होगा वो उसी पर ओरिएंटेड है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वैदिक एज की, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे 2 मिनट इसका बैकग्राउंड बताना पड़ता है। मैंने कल कहा था कि वैदिक एज के अंदर हमें आर्यंस के बारे में पढ़ना होता है, और चूँकि वैदिक एज के अंदर हमें आर्यंस के बारे में पढ़ना होता है कि आर्यंस कहाँ रहते थे, उनका राजनीतिक जीवन कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनका आर्थिक जीवन कैसा है, और उनका धार्मिक जीवन कैसा है। फिर भी चूँकि इस चैप्टर में आर्यंस के बारे में पढ़ना है, फिर भी चैप्टर का नाम वैदिक काल रखा गया। वो इसलिए रखा गया क्योंकि हमें इनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है वैदिक साहित्य से। वो कहाँ से मिलती है, वैदिक साहित्य से। तो वैदिक साहित्य से चूँकि इनके बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए चूँकि वैदिक साहित्य से इसके बारे में जानकारी मिलती है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेदों पर टिका हुआ काल, अर्थात वैदिक काल या वैदिक एज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। वैदिक साहित्य एक बहुत बड़ा मामला है जिसके अंदर चारों वेद आते हैं। उन चारों वेदों पर लिखा गया ब्राह्मण ग्रंथ आता है, फिर अरण्यक आते हैं, और उसी पर आधारित उपनिषद आते हैं। ये होते क्या है, इसके अंदर का विषय वस्तु क्या है, क्या आपसी संबंध है, हम इसको साहित्य वाले मामले में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर नहीं, अभी नहीं। मतलब अभी इस चैप्टर के एंड होते होते वो सब क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको कल बताया था कि वैदिक काल का जो टाइमलाइन है वो 1500 से लेकर, आपको याद है, 600 BC, ये टाइमलाइन है, इसके बीच में है। फिर मैंने कहा था कि वैदिक काल को कितने हिस्सों में बांट सकते हो, तो कल सिखाया था कि वैदिक काल को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। एक इसका पूर्व वैदिक काल है, अर्ली वैदिक एज है ना, पूर्व वैदिक काल है। कल सिखाया था आपको पूर्व वैदिक काल, है ना, क्योंकि वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा है ना। अगर शुरुआती हिस्सा है तो क्या लिखोगे, अर्ली। शुरुआती हिस्सा है तो क्या लिखोगे, अर्ली। और बाद वाला हिस्सा है तो क्या लिखोगे, लेटर। क्या पढ़ रहे हो, वैदिक एज, तो लेटर वैदिक एज पढ़ रहे हो। ठीक। अब पूर्व वैदिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो एक पुस्तक से मिलती है। उस पुस्तक का नाम क्या है, ऋग्वेद। अगर आप ऋग्वेद को पढ़ोगे तो आप पूर्व वैदिक काल में क्या घटा है इसके बारे में सटीक जानकारी दे पाओगे। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को अक्सर हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण टेक्स्ट या ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अरण्यक और उपनिषद। बात समझ में आ रहा है। तो देखोगे कि पूर्व वैदिक काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास सीमित स्रोत हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास ढेर सारे स्रोत हैं। ये बात भी समझ में आ गई। फिर अब चूंकि पूर्व उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के लिए कोई एक किताब तो है नहीं, यहाँ से भी जानकारी मिल रही है, 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 यहाँ से भी जानकारी मिल रही है। इसीलिए किसी एक के नाम पर लेटर वैदिक एज को जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए लेटर वैदिक एज को या उत्तर वैदिक काल को वहीं पर ही छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना पूर्व, इसे नाम देखो, पूर्व मतलब पहले, और ये बाद वाला तो लेटर। बात समझ में आया। फिर इसका टाइमलाइन क्या है, कल सिखाया था कि पूर्व वैदिक काल का जो टाइमलाइन है वो 1500 से लेकर 1000 BC है ना। अराउंड ज़रूर लिखना, आसपास ज़रूर याद रखना, है ना। उसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइम होगा रेस्ट छोड़ दो, 1000 से लेकर 600। समझ में आया। फिर कल सिखाया था कि जो पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, इसका विभाजन क्यों किया गया। वैसे भी इतिहास में इतने सारे चैप्टर्स हैं, अलग से हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है ना, अलग से हमें इसको अलग अलग करके पढ़ना पड़ रहा है। तो अलग किया, इसके पीछे की कहानी कल बताई थी
क्या बताई थी कि भाई यहाँ के लोगों का जोग्राफिकल सेटलमेंट अलग है, यहाँ के अलग हैं, सिखाया था मैंने आपको। यहाँ का राजनीतिक जीवन अलग है, यहाँ का राजनीतिक जीवन अलग है, यहाँ का सामाजिक जीवन अलग है, यहाँ का सामाजिक जीवन अलग है, यहाँ का आर्थिक जीवन अलग है, यहाँ का आर्थिक जीवन अलग है, यहाँ का धार्मिक परिप्रेक्ष्य अलग है, यहाँ का अलग है। जब पूरी तरीके से ही अलग है तो एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं? आपको फिर बांट के पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। और जब अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा तो अलग अलग देखेंगे भी। अब अगर अलग अलग हुआ है, यहाँ की ज्योग्राफी अलग, यहाँ की ज्योग्राफी अलग, ये कहीं और रहते थे, ये कहीं और रहते थे, इसका मतलब कुछ तो फैक्टर रहे होंगे, कुछ तो कारक रहे होंगे, कुछ तो फैक्टर रहे होंगे, कुछ तो कारक रहे होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया। अब वो क्या फैक्टर रहे थे? वो फैक्टर रहे थे आयरन। वो फैक्टर रहा था आयरन या फिर लोहा। लोहा ही वो फैक्टर था जिसकी वजह से इस पूरे की पूरी व्यवस्था में बदलाव आ गए थे। अब लोहे का खोज कब हुई या लोहे का इस्तेमाल कब हुआ था? तो क्या कल सिखाया था कि लोहे का इस्तेमाल आपको करीबन 1000 ईसा पूर्व के आसपास आपको देखने को मिलेगा, है ना। आसपास मैं क्यों लिख देता हूँ? आसपास में इसलिए लिखता हूँ भाई, सिंपल सी बात है। आसपास लिखने की बात यह है कि कहीं कहीं वो 1100 भी लिखा मिलता है, और तो कहीं कहीं 1000 भी मिलता है, कहीं कहीं 950 भी मिलता है, कहीं कहीं 1050 भी मिलता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको उसमें फंसना नहीं है। याद रखिए 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। और इसके सबसे पुराने एविडेंस या फिर सबसे पुराने साक्ष्य हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? रिमेंबर, इसके सबसे पुराने साक्ष्य हमें मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है मेरठ, है ना। क्या नाम है? मेरठ। और मेरठ की बात करोगे, उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है मेरठ, वहीं पे जगह है अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा ये वो जगह है जहाँ से हमें एविडेंस मिले थे लोहे के। और ये लोहा ही वो फैक्टर था जिसने इस पूरी व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको बड़ी मात्रा में प्रभावित किया था। इसकी कहानी मैं कल बता चुका हूँ, बस मैं एक आपको छोटा सा रिवीजन करवा रहा था, क्योंकि बिना रिवीजन करवाए इस वाले टॉपिक में आगे बढ़ पाना संभव होता नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, मतलब लास्ट क्लास वाली जो वैदिक एज की वीडियो है वो आपने देख ली होगी। बिना उसके आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। अब आते हैं, देखो ज्योग्राफी वाले पक्ष में कि कहाँ रहते थे, ये वाली बात हमारी कल हो चुकी है। आज वाला सेशन जो होगा वो इस पे नहीं होगा। आज वाला सेशन जो होगा वो पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन वाले मामले पे होगा। ठीक है, कि पूर्व वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था, यहाँ पर राजा महाराजा कैसे थे, यहाँ पर राजा महाराजा कैसे थे, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ का समाज कैसा था, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, यहाँ का सामाजिक जीवन या धार्मिक जीवन कैसा था, वो सारी बातें हम एक एक करके समझते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल या अर्ली वैदिक एज, पूर्व वैदिक काल जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, ऋग वैदिक एज भी कहते हैं, जिसका टाइमलाइन है 1500 से लेकर 1000 BC। हम इसमें देखेंगे सबसे पहले इसको। अब देखोगे कि ये अर्ली वैदिक एज है। अर्ली वैदिक एज ये वो समय है जब एग्रीकल्चर बहुत सीमित हो रही है। ये बात दिमाग में रखना, इसी बात को दिमाग में रख के पढ़ना है कि ये वो समय है जब एग्रीकल्चर या फिर कृषि बहुत सीमित हो रही है। मान लीजिए आपको 10 रोटी की भूख है तो आपको 4 रोटी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, मतलब खेती बाड़ी ना के बराबर हो रही है। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को क्या करना पड़ता है? पशु को पालना पड़ता है। और अगर आप पशु को पालोगे तो पशु को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा। तो ये वो समय है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, अब पढ़ा पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये बात जानना ज़रूरी है कि इस समय खेतीबाड़ी बहुत लिमिटेड हो रही है और ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं,
डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, पशु को पाल रहे हैं और पशु से जो दूध मिलता है उसी से सरवाइव कर रहे हैं। अब अगर तुम यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे, राजनीतिक जीवन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो राजनीतिक जीवन है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी अगर ग्रुप है, कोई भी इकाई है, तो उसमें सबसे छोटा जो होता है वो होता है कुल। समझ में आ रहा है? KUL है, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, KUL, कुल। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है परिवार। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार। ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी अगर कोई इकाई है, राजनीतिक इकाई है, वो कुल है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट है, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई है, इसका नाम क्या है? कुल। परिवार भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? परिवार से छोटा में 3-4 लोग होंगे परिवार के अंदर, ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसे क्या कहते हैं? जो कुल का अध्यक्ष हो उसे कहते हैं कुलपति। पति मतलब यहाँ पर हेड है, समझ में आ रहा है? कुलपति हैं। अब कई सारे परिवार मिला दोगे, कई सारे परिवार मिला दोगे तो क्या होगा? उल्टा बना दिया मैंने इसको। कई सारे परिवार मिला दोगे तो एक नई आइडेंटिटी बन जाएगी। और वो कौन सी बनेगी? वो बनेगी तुम्हारी ग्राम। तुम्हारी कौन सी बनेगी? ग्राम। ग्राम का मतलब यहाँ पे गांव नहीं है, एक कबीले का स्ट्रक्चर है। कबीला बहुत बड़ा होता है बच्चे, कबीले का मतलब 3-4 लोग नहीं होते, कबीले में हजारों लोग होते हैं। तो याद रखिएगा कि कुल से बड़ा है ग्राम, ठीक है। ग्राम का जो अध्यक्ष है उसे क्या कहते हैं? ग्रामणी। इंग्लिश में भी ग्रामणी कहते हैं, ठीक। ग्राम के ऊपर जो है इसे कई सारे ग्राम मिला दोगे तो ग्राम के ऊपर होता है विश। क्या होता है? विश। और जो विश का हेड होता है उसे क्या कहते हैं? जो विश का हेड होता है उसे कहते हैं विशपति कहते हैं। और कई सारे विश मिला दोगे तब जाके बनता है जन। JAN, जन। जन का मतलब यहाँ पर क्या है? जन का मतलब यहाँ पर कबीला है। जैसे तुमने नाम सुना है, कल ही तुमको पढ़ाया था, भरत क्या था? भरत एक जन था, भरत एक कबीला था। बात समझ में आ रही है? भरत क्या है? एक जन है या भरत एक कबीला है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या है? आपकी कुल। कुल से बड़ा क्या है? ग्राम। ग्राम से बड़ा क्या है? विश। और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? जन। याद रखिएगा, जन ही कबीला है, ठीक है। और ऋग्वेद में करीबन 275 बार आपका जन का नाम आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में 275 बार, 275 टाइम्स आपको जन देखने को मिलेगा। और जो इस कबीले का या जन का हेड होता है, उसे राजन कहते हैं। और राजन के साथ साथ उसे सरदार भी कहते हैं। ये हायरार्की जो आपने पढ़ी है, कि नंबर 1 पे कुल आता है, नंबर 2 पे ग्राम आता है, नंबर 3 पे विश आता है, नंबर 4 पे जन आता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल ये 4 ही शब्द दे देगा और अरेंज करने को दे देगा। और जब अरेंज करने को देगा तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ठीक करके आइए, ठीक। एक सवाल और बनने की गुंजाइश है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? कुल। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे। और सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है, वो कौन सी है? वो है जन। कितनी बार नाम आता है? 275 बार नाम आता है। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? राजन। जैसे सुना ना, राजन, हे राजन, वही राजन कहते हैं। और कबीले का क्या होता है? सरदार। तो सरदार भी कहते हैं। बात समझ में आया? अब ये जो सरदार है, ये जो राजन है, ये सरदार है, क्या कबीले का, इतने बड़े कबीले का कोई भी सरदार अपने आप बन जाएगा? मान लीजिए कि तुम्हें सरदार बनना है कबीले का,
तो क्या तुम अपने आप बन जाओगे? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि भाई जाके देखोगे कि राजन जो होता है ना, राजन जो होता है उसका कोई भी मुंह उठा के नहीं बन जाएगा। इसीलिए राजन का क्या होता था उस ज़माने में, इलेक्शन होता था। राजन का इलेक्शन होता था, राजन का चुनाव होता था। ध्यान रखिएगा, राजन का इलेक्शन होता था, राजन का चुनाव होता था। राजन या सरदार का इलेक्शन होता था या फिर चुनाव होता था। इस चुनाव के लिए इस इलेक्शन के लिए दो संस्थाएं काम करती थीं। ठीक है, दो संस्थाएं या फिर दो इंस्टीट्यूशंस काम करती थीं। दो इंस्टीट्यूशंस काम करती थीं। एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सभा। एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सभा और एक का नाम क्या है, समिति। एक का नाम क्या है, सभा, और एक का नाम है समिति। एक का नाम है सभा और एक का नाम है समिति। सभा की बात करते हैं। ये सभा है और ये समिति है। ये दो इंस्टीट्यूशन हैं। सभा में कौन है? सभा में वो लोग होते हैं प्यारे दोस्त जिनके पास में जीवन का ज़्यादा अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, माफ़ कीजिएगा, जो एक्सपीरियंस है। ये इसके अंदर एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे। और जो समिति है इस समिति के अंदर आपको कौन मिलेंगे? आम आदमी, कॉमन मैन। आम आदमी मिलेगा। समिति में कौन मिलेगा? कॉमन मैन मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस कॉमन मैन के अंदर याद रखिएगा मेल भी है और फीमेल भी है। मेल भी हैं और फीमेल भी। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर कि समिति में फीमेल भी, ये बात ध्यान रखिएगा। और यही दो संस्थाएं मिलकर राजन का चयन करती थी। कैसे करती थी? 2 मिनट समझो। मान लो कि जो जिनके पास जीवन का ज़्यादा अनुभव है, कबीले के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने 4 पर्सन को चुना कि भाई 4 पर्सन हैं जो राजन बनने की काबिलियत रखते हैं, तो उनको अपना शौर्य प्रदर्शन करना होगा कबीलों के सामने। और जब वो शौर्य प्रदर्शन करेंगे तो जो समिति है जिसमें कबीले के आम लोग हैं वो देखेंगे कि ये वाला जो कैंडिडेट है वो बहुत बेहतरीन है, ये राजन बनने के लायक है। तो क्या होगा? समिति उसके ऊपर मोहर लगा देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभा का काम था जो भीड़ में से किसी का 4 का चुनाव करना, 4-5 जो भी हों कैंडिडेट्स, और फाइनल जो ठप्पा मारना है वो इन्हीं का है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने 3-4 लोगों से हिस्ट्री पढ़ी कि किसी संस्थान ने 3-4 लोगों से, है ना, हिस्ट्री पढ़वाने के लिए आपको बोला, क्योंकि संस्थान है, उसने मार्केट में बहुत कुछ देखा है। तो संस्थान ने क्या किया, मार्केट में 4-5 लोगों का हिस्ट्री का टीचर का नाम रखा, एक्सपीरियंस उनके पास में। लेकिन उन चारों ने जब आपके सामने परफॉर्मेंस दिया तो आपने मेरे नाम पर क्या मार दी? मोहर। आपने मेरे नाम पर मोहर मार दी कि सर जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट साधन का तरीका थोड़ा अच्छा है, तो आपने मेरे नाम पे मोहर मार दी। तो आपका रोल ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा कि सभा समिति नाम की 2 संस्थाएं थी, बट समिति का जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा था। कभी पूछेगा तो बता दीजिएगा। अब राजन का चयन हो चुका है। राजन बोलो तो भी ठीक है, सरदार बोलो तो भी ठीक है। अब राजन का चयन हो चुका है तो राजन की कुछ ड्यूटीज होंगी। ड्यूटीज क्या हैं? कबीले का नेतृत्व करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, संसाधनों को बटोरना, और अगर संसाधन को प्राप्त करने में दिक्कत हो तो संसाधनों के लिए सामने वाले से लड़ाई करना। यस, ऋग्वेद में लड़ाइयाँ होती थीं। ऋग्वेद में जाके देखोगे तो एक कबीले का दूसरे कबीले के साथ में फाइट होती हैं। और ये बात मैंने तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, तुमको याद होगा। कल वाला सेशन याद करो, तुमको याद होगा ऋग्वेद के अंदर तुमको पढ़ाया था 7वां मंडल 7th पार्ट, जिसमें एक युद्ध का जिक्र मिलता है जिसका नाम है 10 राग्य युद्ध। याद आया? 10 राग्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग।
अब जो 10 राग युद्ध हुआ था उसमें याद है कि भरत नाम के कबीले ने 10 राजाओं के समूह को हराया था। अब वो भरत कबीला क्या है, वो 10 राजाओं का समूह क्या है, उसके नाम हमने कल याद करवा दिए थे, आज जरूरत नहीं है। इसका मतलब ऋग्वेद में जाके देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना। और लड़ाइयाँ क्यों हुई थी, रीजन क्या था याद है, पानी को लेकर। समझ में आ गया, रावी नदी के पानी को लेकर लड़ाई हुई थी, जिसे परुष्णी नदी भी कहते हैं। केवल पानी क्यों, पानी के साथ साथ जानवर क्या चलते हैं, घास चरते हैं। तो अच्छी घास वाली भूमि के लिए, अच्छी घास वाली भूमि के लिए अब जानवर से ही तुम्हारा पेट भरेगा, जो वो दूध देगा, उसका मांस होगा, उसी से तुम सरवाइव कर सकते हो। इसीलिए जानवरों को कब्जा करने की लड़ाइयाँ होती थी, पानी के लिए, जानवरों के लिए, अच्छी घास वाली भूमि के लिए। बात समझ में आ रहा है। या फिर अन्य संसाधनों के लिए, अन्य संसाधनों के लिए, अन्य संसाधनों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। इस पैटर्न पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, सेम पैटर्न पे। ध्यान रखिएगा कि अगर राजन का चयन हो गया तो उसकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। तो ड्यूटीज़ क्या हैं ये बताओगे, और ड्यूटीज़ में तुम बताओगे कि संसाधनों की लड़ाइयाँ होती थी तो एग्जाम्पल दोगे। अब लड़ाइयाँ होती हैं तो क्यों होती हैं, तो इन चीज़ों के लिए होती हैं। अब लड़ाइयाँ होंगी तो उसमें हथियार भी होगा, और हथियार से बचने के लिए शील्ड भी होगी। उसमें वो वेपन का भी इस्तेमाल करेगा और शील्ड का भी इस्तेमाल करेगा, कवच का भी इस्तेमाल करेगा। जैसे मान लो मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूं तलवार से, तो तुम क्या करोगे, शील्ड मतलब कुछ तो आगे करोगे ना, तो वो कवच का भी इस्तेमाल करते थे। समझ में आया। और ऐसे में जो कबीले के खास लोग होते थे वो रथ पे चलते थे, और बाकी लोग अपना पैदल चलते थे और लड़ते थे। तुमने महाभारत देखी है ना, महाभारत में क्या होता है, महाभारत में ही तो होता है कि जो मुख्य आदमी होता है वो रथ पे चलता है, बाकी लोग पैदल चलते हैं, जिसमें तलवारें और कवच का पूरा इस्तेमाल होता था। अब बंदा आपके लिए फाइट कर रहा है, आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है कि कैसे सामने वाले शत्रु को हरा दें। तो राजन अपनी ड्यूटीज़ को ठीक से परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन समस्या क्या है, राजन ये सब तब कर पाएगा जब उसे कुछ मिलेगा। देखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ा पा रहा हूँ इस उम्मीद में कि मुझे कुछ मिलेगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरे परिवार खर्चे कैसे पूरे होंगे, मेरी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए बदले में कुछ तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसलिए राजन कह रहा है कि दिन भर तुम्हारे लिए मैं युद्ध बनाता हूँ, तुम्हारे लिए काम करता हूँ, तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। तो राजन किसकी मांग कर रहा है, टैक्स की या कर की, कुछ तो दो। पर समस्या क्या है कि ये वो वक्त है, बट टैक्स देने में समस्या क्या है कि ये वो वक्त है कि जब एग्रीकल्चर ना के बराबर हो रही है, ज़्यादातर तो पशुपालन कर रहे हैं। इसका मतलब इस समय खाने की बहुत ज़्यादा क्या है, इस समय खाने की बहुत ज़्यादा हमारे सामने समस्याएं हैं। और क्योंकि खाने की हमारे सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खाने की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम दे कहाँ से। मतलब 4 रोटी की भूख लगी है, फॉर एग्जाम्पल 4 रोटी की भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, मतलब पेट भर जाए बहुत बड़ी बात है, फिर तुमको हम दे कहाँ से, जब हो तब तो दें। तो राजन कह रहा है कि भैया हमसे मतलब नहीं है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, नहीं दोगे तो बात नहीं बनेगी। और अगर राजन फाइट नहीं करेगा तो जो मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। तो लोगों ने कहा एक काम करते हैं, 4 में 2 रोटी मिल रही है ना, 2 में से आधी रोटी दे देते हैं। समझ में आ रहा है, कम से कम आधी रोटी दे के जान बचती है तो बचा लेते हैं। इसीलिए व्यक्ति अपनी इच्छा को मार रहा है, 2 रोटी में पेट नहीं भर रहा है, फिर भी आधी रोटी टैक्स के फॉर्म में दे रहा है, तो अपनी इच्छा को मार रहा है, इच्छा को मार रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक कर मिलेगा, उसका नाम है बलि। तो बलि नामक कर मिलता है, बलि, एक आपको टैक्स मिलेगा बलि, जिसमें आपको सेक्रीफाइस करना है अपनी इच्छाओं का। जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि बच्चों को पेट काट के पाला है, तो पेट काट के पाला मतलब उन्होंने पेट नहीं कटवाया, उन्होंने अपनी इच्छाओं को मारा। जो पैसा वो ट्रिप पे खर्च कर सकते थे वो तुम्हारे लालन पोषण के लिए उन्होंने खर्च किया।
इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास में खाने को ही नहीं है, तो लोग अपनी इच्छाओं को मार मार के कर चुका रहे हैं। अब ऐसे में सबके पास में है ही नहीं, तो राजा सबको फोर्स नहीं कर सकता। भाई जो दे सकता है वो दे, बट जो नहीं दे सकता है, तुम्हारे पास एक और रोटी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो जो बलि नामक कर है वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, कंपलसरी होगा कि वॉलेंट्री होगा। मतलब ये आपको ज़बरदस्ती देना पड़ेगा कि ये ऐच्छिक होगा। ध्यान रखिएगा कि जो बलि नामक कर है वो वॉलेंट्री है, वो ऐच्छिक है। तो राजा को जो कर मिलता है, माफ कीजिएगा, राजा को जो कर मिलता है, राजा को जो कर मिलता है, जो राजा को कर मिलता है वो कैसा मिलता है, रेगुलर मिलता है कि इररेगुलर मिलता है। तो राजा को जो टैक्स मिलता है वो इररेगुलर मिलता है, इररेगुलर मिलता है। और जो कि राजा को जो टैक्स मिलता है वो इररेगुलर मिलता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, इररेगुलर टैक्स मिलता है, इररेगुलर टैक्स मिलता है। तो क्या राजा इस समय अपने लिए क्या सेना बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि अगर सेना बना ली तो सेना को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? कभी पैसे आ रहे हैं, कभी पैसे नहीं आ रहे हैं। जैसे मान लो मैंने 4 बॉडीगार्ड रखे कि मंथ के अंत पे तुम्हें 4 बॉडीगार्ड को पैसा देना है। अब 4 बॉडीगार्ड को मैंने रख तो लिया, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मंथ के एंड में अगर उन्हें पैसा नहीं दे पाऊँ, क्योंकि जहाँ से पैसा आने की उम्मीद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तब फिर क्या होगा? फिर वही 4 बॉडीगार्ड निपटा भी देंगे हमको। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए राजन के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो स्थायी सेना, स्टैंडिंग आर्मी, स्थायी सेना या स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट नहीं कर सकते। वो स्टैंडिंग आर्मी स्थायी सेना क्रिएट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जो इस समय का राजा है ना, बड़ा कमजोर, उसके पास सेना वेना है नहीं। उसे जब भी लड़ाई करनी होती है वो कबीले के लोगों की तरफ देखता है कि भैया चलो युद्ध करने चलो। अब मान लो कि राजा को मन है युद्ध करने का, उसको लगता है कि सामने वाला कबीला कमजोर है, उसको हमला करके उसके संसाधन छीन लेंगे, पर कबीले वाले मना कर दें कि नहीं नहीं हमें हमला नहीं करना है, तो क्या राजा अपनी मर्जी से कर लेगा? राजा के पास सेना तो है नहीं, और न सही मात्रा में धन है जो दे के किसी को हायर कर ले। तो राजन को इस समय कबीले की बात मानना पड़ेगा। तो ऋग वैदिक काल के अंदर जाके देखिएगा, कि जो राजन है वो बहुत ज़्यादा क्या नज़र आएगा? वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कि ऋग वैदिक काल में जाके पढ़िएगा कि राजन आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएगा। वो हर चीज़ कबीले के लोगों से, सभा समिति से पूछ कर ही काम करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लाइनें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि इन चीज़ों के बिना क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो शायद आज के समय में वो क्वेश्चंस बनने वाले नहीं हैं। एक बात आपको मुझे बतानी है, वो आप जानिए। आप कभी किसी किताब को पढ़िएगा तो उस किताब में लिखा रहता है कि जो ऋग वैदिक काल है, इस ऋग वैदिक काल में जो राजा का पद था, ऋग वैदिक काल में जो राजा का पद था वो वंशानुगत था। समझ में आ रहा है? कि बाप के मरने के बाद बेटा आ जाता है, ये लिखा रहता है। जब बाप के मरने के बाद बेटा ही सत्ता में आना है, तो संस्थाएं क्या काम कर रही हैं, ये भी तुम समझ लो, क्योंकि ये तुम्हें दिक्कत आएगी, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं तुम्हें वहाँ तुम्हें सिखाता जाऊँगा जहाँ जहाँ दिक्कतें आती हैं। तो होता क्या था कि सामान्य स्थिति में एक बार राजन का चयन हो गया, और राजन ने जो सारे फंक्शंस बताए हैं वो सारे फंक्शंस ठीक ठीक करता रहा, और राजन के मरने के बाद में जो अगली पीढ़ी आई वो भी ठीक काम करती रही। तब तक तो
राजन के मरने के बाद उसका बेटा पावर में आ जाएगा, उसका बेटा भी अगर अच्छा काम करता है तो उसका बेटा भी पावर में आ जाएगा। लेकिन अगर बाप के मरने के बाद बेटा पावर में आया, लेकिन बेटा जो है वो किसी काम का नहीं साबित कर पाया, अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाया, वो कबीले का सही नेतृत्व नहीं कर पाया, तो उसको फिर हटा दिया जाता था। और उसको हटाने के बाद में फिर से इलेक्शंस करवाए जाते थे। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपको वंशानुगत भी देखने को मिलेगा और आपको ऐसी संस्थाएं भी मिलेंगी जो राजन का चयन कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो टिपिकल मामला है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेटर वैदिक पीरियड में हालात बदल गए। लेटर वैदिक पीरियड में दोस्तों हालात पूरी तरीके से बदल चुके थे। लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक पीरियड में जो कंडीशंस हैं, लेटर वैदिक पीरियड में जो कंडीशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं। लेटर वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन है तुम अच्छे से जानते हो कि वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। ये लेटर वैदिक पीरियड का समय है और ये वही लेटर वैदिक पीरियड है जब आयरन का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? आयरन का या लोहे का। और लोहे ने क्या चेंज किया था? सिखाया था तुमको मैंने। इस लोहे की वजह से गंगा के मैदान में जो घने घने जंगल हैं उन्हें काटना आसान हो गया था, क्योंकि यह बरसात की वजह से घने घने जंगल थे जो पत्थर से कटते नहीं थे, बताया था मैंने। अब वो घने घने जंगल कटना आसान हो गया और जब घने घने जंगल कटना आसान हो गया तो ये मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया। ऊपर से इस इलाके में ठीक ठाक बरसात होती है, फिर नदियों का पानी भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि आसपास बहुत सारी नदियां हैं। तो खाली मैदान भी है, ठीक ठाक बरसात भी है, नदियों का पानी भी है, प्लस दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है गंगा का मैदान। तो इसीलिए इस लोहे की वजह से हम उन क्षेत्रों में बस पाए जहाँ पर खेती योग्य हालात थे। इसीलिए लोग अब जो हैं बड़ी मात्रा में खेती बाड़ी करने लगे। ऋग्वैदिक काल में खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो खेती बाड़ी बड़ी मात्रा में करने लगे। और जब भी खेती बाड़ी बड़ी मात्रा में करोगे तो आपको एक इलाके में जाके अरे यार, हाँ, बात समझ में आ रहा है? आपको एक इलाके में जाकर बड़ी मात्रा में रुकना पड़ेगा। तो जन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? जन कन्वर्ट हो जाएगा जनपद के फॉर्म में। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जाके देखोगे कि आपको जो जन है वो जनपद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि यही तो जन थे, कबीले थे जो घुमंतु जीवन जी रहे थे। परंतु उत्तर वैदिक काल में जब वो खेती बाड़ी करने लगे तो वो गंगा के मैदान में आ गए थे और एक इलाके में आकर वो सेटल हो गए थे। तो इसीलिए जन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था? जन कन्वर्ट हो गया था जनपद के फॉर्म में। क्या इतनी बात समझ में आ गई है कि जन किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? जन जो है वो जनपद के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अब जब जनपद के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पर ठीक ठाक एग्रीकल्चर हो रहा है। एग्रीकल्चर में धीमे धीमे अधिशेष आने लगा। याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जनपद है, ठीक है। और जब इस दौर में ठीक ठाक एग्रीकल्चर होने लगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई, क्योंकि जब खाने पीने को होता है ना तो तुम दूसरे काम भी कर सकते हो। तो तुम बढ़िया बढ़िया वस्तु का उत्पादन करोगे और बढ़िया बढ़िया जब वस्तु का उत्पादन करोगे तो उसको बेचोगे तो व्यापार वाणिज्य भी अच्छा होगा, अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तुम्हारी अच्छी होंगी। और अगर तुम्हारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर्थिक राय अच्छी होंगी तो लोग कमाएंगे खूब, और जब लोग कमाएंगे खूब तो लोग कर भी अच्छा चुका सकते हैं, टैक्स भी अच्छा पे कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जब हम गंगा के मैदान में आकर बसे और वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं बहुत अच्छी होने लगी, तो जो राजन ने देखा जब लोग पैसा कमा रहे हैं, तो अब राजन कह रहा है कि देखो अब बलि नहीं चाहिए, अब हमको तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा चाहिए, तुम जो भी कमाते हो उसका एक हमको भाग चाहिए, उसका एक शेयर चाहिए।
देखो, जब तक तुम नहीं कमाते हो सरकार तुम्हें छेड़ती नहीं है, लेकिन जब तुम कमाना शुरू कर देते हो तो सरकार कहती है कि तुम जो भी कमाते हो उसका एक हिस्सा हमको चाहिए। उसे कहते हैं टैक्स। कौन सा टैक्स? तो भाग नामक कर होता है ये। भाग, भाग मतलब होता है, भाग मतलब होता है टैक्स होता है। तो राजन कह रहा है कि हमको अब एक टैक्स चाहिए जो कि आपको देना होगा कंपलसरी। अगर तुमने नहीं दिया, अगर तुमने नहीं दिया, अगर तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो तुम्हें टैक्स कंपलसरी देना होगा क्योंकि तुम कमा रहे हो बाबू अब। और कितना देना होगा? रिमेंबर 1/6, 1/6 याद रखिएगा। 1/6 मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 20%, करीबन 20% के आसपास आपको कर चुकाना पड़ेगा। और पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर, पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर, पूरे एंशिएंट इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर आपको इसी के आसपास कर देखने को मिलेगा। अब आप देखो कि उत्तर वैदिक काल में राजन के पास में क्या आ चुका है। राजन के पास में ठीक ठाक पैसे आए कि नहीं आए? और ठीक ठाक पैसे आए तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो गई? मजबूत हो गई। और जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो गई, उसके पास पैसे आ गए, तो क्या वो मिलिट्री, क्या वो मिलिट्री या फिर वो आर्मी को हायर कर सकता है? हाँ सर, वो हायर कर सकता है। तो इसीलिए उत्तर वैदिक काल में अब जाके देखोगे कि राजा जो है वो परमानेंट आर्मी बनाएगा, स्थायी सेना, बहुत बड़ी नहीं बट स्थायी सेना बनना शुरू हो जाएगी। तो राजा जो है आर्थिक और राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत हो गया, जिसने उसकी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बना दिया। बात समझ में आया? तो ये नियम है कि दुनिया में जब भी राजा ताकतवर हुआ है, दुनिया में जब भी राजा ताकतवर हुआ है, उसने अपने ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, मतलब नियंत्रक संस्थाएं होती हैं, नियंत्रक संस्थाएं होती हैं, नियंत्रक संस्थाएं होती हैं, उन पर हमेशा लगाम लगाई है। ये नियम है कि दुनिया में जब भी राजनीतिक संस्थाएं मजबूत हुई हैं, जब राजा ताकतवर हुआ है, राजा ने अपने ऊपर रेगुलेटरी जो बॉडीज़ होती हैं, राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, उनको हमेशा ख़त्म करने की कोशिश की है। बात समझ में? हमेशा ऐसा ही हुआ है। और इसी का परिणाम हुआ कि राजन पे नियंत्रण कौन करती थी? सभा और समिति। इसीलिए ये सभा और समिति के पीछे पड़ गया कि कैसे भी इसे ख़त्म कर दो। समझ में आ रहा है कि सभा समिति खत्म हो जाएंगी, मुझे रोकने टोकने वाला कोई रह नहीं जाएगा, मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। बात समझ में आ गया? अब सेना भी है, पैसा भी है, तो ख़त्म करने के चांसेस बहुत बढ़ गए। बट ये करना आसान काम है नहीं कि तुम्हारे पास केवल सेना होने से, तुम्हारे पास केवल सेना होने से, पैसे होने से बात नहीं बनती है। केवल धमका के बात नहीं बनेगी, इसके लिए तुम्हें कुछ और भी काम करना होगा। ये तो केवल धमकाने वाला मामला कि तुम्हारे पास पैसा भी है, तुम्हारे पास सेना भी है, तो तुम धमका के बात कर लोगे, लेकिन धमका के लंबे समय तक काम कर नहीं सकते हो। इसके लिए तुम्हें विचार भी करना होगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में जो राजन है उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और इन संस्थाओं खत्म करने के लिए रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा। उसने पुरोहित को पकड़ा, पुरोहित को बोला कि बताओ पुरोहित, मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ ऐसा बताओ ताकि मैं अपनी स्थिति मजबूत बना लूँ। तो राजन को कहा कि हे राजन, तुम बड़ी बड़ी उपाधि लो। तो इस दौर में राजा टाइटल लेगा राजा विश्व जन है, राजा विश्वजन है, राजा एक राट है, राजा सम्राट है, बड़ी बड़ी उपाधियां, ताकि सभा समिति के लोगों का मनोबल टूट सके। साथ ही कुछ यज्ञ की बात की, जैसे एक यज्ञ बार बार एग्जाम में आता है, राजसूय यज्ञ। जब राजा सिंहासन पर बैठता है तो उस दौरान एक यज्ञ किया जाता है, उसको राजसूय यज्ञ कहते हैं, जिसमें जो खास लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। आज भी ऐसा होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो आसपास के खास लोगों को बुलाया जाता है। वैसे ही जब राजन सत्ता में आता था, पावर में आता था, तो वो यज्ञ करता था और जो सभा के खास लोग उनको बुलाता था। अब सभा वाले देखें कि भैया राजन जो है बड़ी बड़ी व्यवस्था बना लिया है, और जो कि बड़ी बड़ी व्यवस्था बना लिया है,
क्योंकि भाई के पास पैसा वैसा आ गया था, तो उसने भाई ने महल बना लिया था छोटा सा, उसी महल में क्या व्यवस्था थी, सब इंसान उसी में खोए पड़े हुए हैं। तो इतना इतना ज़्यादा माहौल क्रिएट कर दिया कि सभा के लोगों को लगने लगा कि यार बंदे में कोई बात है। बात समझ में आया। इसके बाद में दूसरा योग यज्ञ किया, इसका नाम था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ के दौरान क्या हुआ कि जो समिति के कॉमन लोग हैं उन सबको बुलाया गया, उनके सामने उनको खिलाया पिलाया गया, और खिलाने पिलाने के बाद उसमें एक रथ की दौड़ आयोजित की गई। और जब रथ की दौड़ आयोजित की गई तो उस रथ के अंदर 4-5 जो बड़े तेज तरार रथ दौड़ाने वाले लोग हैं उनको रेस थी, उसमें राजन को भी हिस्सा लेना था। अब सबको यही लगता था कहाँ राजन, कहाँ ये तेज दौड़ाने वाले, राजन तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। लेकिन पहले से फिक्सिंग होती थी, किसी का भी रथ आगे गया उसकी टांगे तोड़ डालेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए पिक्चरों की तरह क्या होगा, राजन पहले पीछे होगा लेकिन अचानक से राजन जो है सबको हराकर फिनिश लाइन को जीत जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, अरे बंदे में बात है यार, इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, इसका मतलब इसके अंदर कुछ विशेष पावर है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं विचारधारा के माध्यम से भी, सेना तो है ही, पैसा तो है ही, विचारधारा के माध्यम से भी लोगों को समझाया कि राजन कितना ताकतवर है। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सभा समिति का महत्व गिरना शुरू होगा। परंतु एक नियम है, कोई भी चीज़ गिरने में समय लगता है, इसीलिए अभी सभा समिति का महत्व गिरना कम होगा। लेकिन जब हम महाजनपद काल, उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद काल आता है ना, वहाँ तक आते आते सभा समिति खत्म हो जाएगी। इसलिए किताबों में लिखा रहता है कि उत्तर वैदिक काल में सभा समिति का महत्व गिरा, खत्म नहीं लिखा रहता है, गिरा। समझ में आ रहा है। इसका असर अभी भी बचा हुआ है। और ये बात हमें कहाँ मिलती, अथर्ववेद, अथर्ववेद में। अथर्ववेद किस काल का ग्रंथ है, उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। तो अथर्ववेद में लिखा है कि जो सभा समिति हैं वो ब्रह्मा जी की 2 बेटियां हैं, ब्रह्मा जी की 2 बेटियां हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप देखोगे कि कैसे आर्थिक क्रियाओं ने राजनीतिक क्रियाओं को और दूसरी अन्य धार्मिक सांस्कृतिक क्रियाओं को क्या किया, प्रभावित किया। इसके अलावा एक और यज्ञ देखने को मिलेगा जो आपको याद रखना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री में जो बार बार मिलेगा, वो है अश्वमेध यज्ञ। इसमें एक यज्ञ का नाम है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा, जो इनके दिखा रहा है कि ये लोग पशु से घिरे हुए थे, पशु के आसपास थे। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि आपका घोड़ा जिन जिन इलाकों में जाता है, जिन जिन इलाकों में जाता है, वो सारे इलाके आपके हो जाते हैं। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि राजा को पता है कि ये उत्तर वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल में हम जितने बड़े इलाके पे कब्जा करेंगे उतना अधिक हमको लाभ होगा। जैसे मान लो अगर इतने बड़े इलाके पे खेती बाड़ी करेंगे इतना लाभ होगा, और बड़े खेत पर खेती बाड़ी करेंगे तो और लाभ होगा। तो इसका मतलब उत्तर वैदिक काल में जो राजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंशन पर विश्वास कर रही हैं, तो इसीलिए यज्ञ भी उस एक्सपेंशन को क्या दे रहा है, समर्थन दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो आपको जो टिपिकल टॉपिक है वो आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अब आते हैं अपने अगले डायमेंशन पे, वो है सोसाइटी, समाज। किसका समाज हम पढ़ने वाले हैं, पहले ऋग्वैदिक काल का समाज पढ़ेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल का। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे, ऋग्वैदिक एज की बात करेंगे और इसकी हम सोसाइटी की बात करेंगे, तो तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये वो वक्त है जब खेती बाड़ी बहुत सीमित हो रही है। और चूँकि खेती बाड़ी बहुत सीमित हो रही है, इसीलिए हम खेती बाड़ी के भरोसे बैठ नहीं सकते, हमें पशुपालन करना होगा। तो ये वो वक्त है जब खेती बाड़ी बहुत सीमित हो रही है और पशु को पालना से ही काम चलेगा। अब पशु को पालोगे तो क्या होगा कि जब पशु को पालोगे, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, अन्य जानवर हैं, तो उनको तुम्हें चारा चराना होगा। अब गाय क्या करती है, जानवर क्या करते हैं, वो फटाफट घास खा लेते हैं।
तो एक इलाके में आप 10 दिन रुके, पता चला वहाँ की घास खत्म हो गई, तो फिर आपको जानवरों को लेकर दूसरे इलाके में चले जाना होगा। बट अगर आप अकेले जाओगे जानवरों को लेकर तो कोई मार कर आपके जानवर छीन लेगा। छीन लेगा कि नहीं छीन लेगा, क्योंकि गाय ही सही या पशु सही आपका सर्वाइवल है, ये आप जिंदा रह सकते हो, तो कोई भी छीन लेगा। इसलिए क्या करो, इसीलिए अगर आपको पशु को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है तो आपको समूह में रहना होगा। समूह में रहना पड़ेगा, मतलब इस समय का जीवन कैसा रहेगा, सामुदायिक जीवन रहेगा। समझ में आ रहा है, सामुदायिक जीवन रहेगा। सामुदायिक का मतलब होता है कम्युनिटी बेस्ड लाइफ होगी। समझ में आ रहा है, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ होगी या फिर सामुदायिक जीवन होगा। अब चूंकि सामुदायिक जीवन है, लोग समूह में रहते हैं सुरक्षा की वजह से, और चूंकि खाने पीने को तो है ही नहीं, क्योंकि खाने पीने को तो है ही नहीं, इसलिए ग्रुप में क्या रहेगी, समता, समता मूलक समाज है, क्योंकि खाने पीने को है ही नहीं। पूरा ग्रुप मेहनत कर रहा तब खाने को मिल रहा है। इसका मतलब जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, वो किसके हैं, वो इंडिविजुअल होंगे, किसी एक व्यक्ति के होंगे कि पूरे के पूरे ग्रुप के होंगे। तो इस समय जो रिसोर्सेस हुए पूरे के पूरे ग्रुप के हैं। लोग समूह में रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, बकरी चलाते हैं, गाय चलाते हैं, उससे जो मिलता है उसी से चलाते हैं। तो यहाँ पे किसी के पास खाने को है नहीं। समाज समता मूलक है, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो सामुदायिक जीवन है। समूह में क्यों रहना समझ में आ गया। और चूंकि खाने को नहीं, इसीलिए क्या है, समता मूलक है। संसाधन एक के नहीं, पूरे समुदाय के ही है भाई, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। और समाज के अंदर सबको सम्मान दिया जाता है। फिर जो व्यक्ति जो काम कर सकता था सो वो काम दे देते थे। पढ़ सकते हो तो ब्राह्मण कहलाओगे, रक्षा कर सकते हो तो क्षत्रिय कहलाओगे, उत्पादन कर सकते हो तो वैश्य कहलाओगे, और कुछ नहीं कर सकते हो तो शूद्र कहलाओगे। भाई जैसा तुम काम कर सकते हो वैसा तुमको समाज में स्थान मिल जाएगा। पढ़ोगे तो ब्राह्मण, रक्षा करोगे तो क्षत्रिय, उत्पादन करोगे तो वैश्य, और कुछ नहीं करोगे तो शूद्र। तो समाज का जो, सोसाइटी का जो डिवीजन था, वो किस पर बेस्ड था, तो काम पर आधारित था, कर्म पर आधारित था। और मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम देखोगे एग्जाम्पल ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में तुम्हें 9th मंडल मिलेगा, जहां पर एक 9th मंडल मतलब 9th चैप्टर, जहां पर एक आदमी कहता है कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ जो है चक्की पीसती है, और मैं ढेर सारा धन कमाना चाहता हूँ। ये लाइन तुमने नहीं सुनी होगी। वो कहता है कि मैं धन कमाना चाहता हूँ। कवि है, उसके पिता चिकित्सक हैं, इसका मतलब क्या है कि वो आपके ब्राह्मण वर्ग में आ रहे हैं, पढ़े लिखे वाले वर्ग में आ रहे हैं। बट वो कह रहा है कि मैं धन भी कमाना चाहता हूँ। धन कमाने का काम किसका है, वो व्यापारी का है, वैश्य का है। इसका मतलब एक आदमी जो है ये वाले काम करने के साथ साथ इस वाले काम के बारे में भी सोच रहा है। इसका मतलब सोसाइटी कैसी है, वर्क आधारित है, ओपन है। हर आदमी को अपने हिसाब से काम को चुनने की क्या है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है। जैसे आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको काम को चुनने की पूरी आज़ादी है, कोई भी काम कर सकते हो, बस आपको उसकी योग्यता प्राप्त करनी होगी शिक्षा के माध्यम से। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए ध्यान रखिएगा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में हालात पूरे बदल गए। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरा बदल गया। लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसे बदल गया कि एग्रीकल्चर बढ़िया होने लगी,
तो जो खाने की समस्या थी जिसकी वजह से हमें एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था, अब वो दूर, अब एक जगह रहना है, आराम से खाना मिल जाएगा। दूसरा, तुम्हें उत्तर पता है ना, उत्तर वैदिक काल में जो स्टेट है, जो राजा है, वो मजबूत हो गया, उसके पास सेना हो गई है। उसने कहा है कि तुम हमें बस कर दे दो, बाकी तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी। तो खाने की समस्या वो भी दूर, सुरक्षा की जिम्मेदारी राज ने ले ली। तो भाई को डर नहीं है, अपने इलाके में रहेंगे, अपना घर संभालेंगे और सुरक्षा की कोई चिंता ही नहीं, अकेले अकेले रहेंगे, राज जिम्मेदारी देखिएगा, ना कोई दिक्कत होगी, मिला लेंगे, सरकार से बात कर लेंगे। बात समझ में आ गया? इसीलिए अब लोग कैसे रहेंगे, समुदाय में रहेंगे कि निजी रहेंगे, इंडिविजुअल। तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल की तरफ चल दी। अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो रिसोर्स भी व्यक्तिगत होंगे, ये व्यक्तिगत समाज की तरफ बढ़ दिए, व्यक्तिगत समाज की तरफ बढ़ दिए तो संसाधन भी व्यक्तिगत होंगे। अब चूंकि समाज में जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, जो कम मेहनत करेगा उसके पास कम संसाधन होंगे, तो समता मूलक समाज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? असमता मूलक में। चल दिए ना समता की तरफ, समाज में इन इक्वालिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो जिसके पास कम पैसा होगा उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो रिस्पेक्ट में, सम्मान में कमी भी देखने को मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी आपको। कंपैरेटिव नहीं पढ़ोगे बच्चे, क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। कंपैरेटिव पढ़ोगे पक्का बनेंगे क्वेश्चंस तुम्हारे। दूसरी बात, रही बात ये जो वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पहले कैसा था? कर्म, क्योंकि जो काम कर सकता है वही बांटेंगे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो वर्क बेस्ड था, वो कन्वर्ट हो गया बर्थ बेस्ड। दुनिया के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये भी है कि वर्ण सिस्टम जो पहले कर्म आधारित था वो जन्म आधारित कैसे हुआ? कि अब जन्म आधारित का मतलब ये है कि अगर ब्राह्मण परिवार में जन्मे हो तो ब्राह्मण कहलाओगे, क्षत्रिय परिवार में जन्मे हो तो क्षत्रिय कहलाओगे, वैश्य परिवार में जन्मे हो तो वैश्य कहलाओगे और यही काम करना होगा, और शूद्र परिवार में जन्मे हो तो शूद्र ही कहलाओगे और तुम्हें यही काम करना होगा, और ये बात चेंज कैसे हुई? सोसाइटी में इतना बड़ा स्ट्रक्चर चेंज कैसे हुआ? क्योंकि देखो, उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रिय है ये बहुत ताकतवर हो गया था, राजन बहुत ताकतवर हो गया था, और राजन से जुड़े लोग भी बहुत ताकतवर हो गए थे। तो वो चाहते हैं कि जो सुविधा हमको मिल रही है वो हमारे बच्चों को भी ट्रांसफर हो, और उसके लिए माहौल भी है, परिस्थितियां भी है, सेना भी है, पैसा भी है, विचार भी है। तो ऐसे में वो व्यवस्था को बदलना चाहते थे। ब्राह्मण सशक्त क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्राह्मण के पास में, क्योंकि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में है, तो ब्राह्मण की भूमिका और बढ़ गई, इसलिए वो भी चाहता है। बट चाहत होने से नहीं होता, हर आदमी चाहता है। वो नियम इसलिए चेंज कर पाए क्योंकि पहले हम समुदाय में रहते थे, तो किसी एक की बात करोगे या दो की बात करोगे तो सब अगेंस्ट हो जाएंगे। अब हम निजी रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं। तो जब अलग अलग हो जाओगे तो नियम अपने हिसाब से बनाना क्या रहेगा? आसान रहेगा। इसीलिए क्योंकि सब अकेले अकेले रहते थे, अब इसीलिए समाज के लिए अपने फेवर में रूल्स बनाना इजी हुआ। इसीलिए ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो वर्क की जगह पे बाई बर्थ हो गया, और इस बात का विरोध ना हो, इसीलिए देखो विचार में भी कर दिया गया कि देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये तो धर्म में लिखा हुआ है। ऋग्वेद में जाके देखो, ऋग्वेद में ये जो लास्ट मंडल है मेरे प्यारे दोस्त, ये जो लास्ट मंडल है, ये जो 10th मंडल है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा जी के, जिन्हें हम विराट पुरुष कहते हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के अलग अलग अंग से अलग अलग वर्ण की उत्पत्ति हुई है। मुंह से
ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और जांघा से शूद्र। तो व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। बात समझ में आया? इसीलिए इस व्यवस्था का जब विरोध होगा, व्यवस्था का विरोध तो होना ही होना है, इस व्यवस्था का विरोध होगा, तब से लेकर आज तक हो रहा है। तो इसलिए जो विरोध करेंगे, इसीलिए जो व्यवस्था में जो विरोध करेंगे वो वेदों में लिखी हुई बातों पर भी सवाल खड़ा करेंगे। वो वेदों में लिखी हुई बातों पर भी सवाल खड़ा करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि वेद में लिखी बात गलत है, बट वो ये जरूर कहेंगे कि वेदों में लिखी बातें गलत हो सकती हैं, उन पर सवाल किया जा सकता है, उनके विकल्प भी रखे जा सकते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं गलत हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त भी सोच रखी जा सकती है, विचार रखा जा सकता है, क्योंकि जहां पे गलती गुंजाइश होती है वहीं पर विकल्प के भी चांस होते हैं। जहां पर आप सेकंड ओपिनियन जहां पे रख सकते हो वहीं पर ही बात हो सकती है। इसीलिए गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी वेदों की सर्वोच्चता के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए नजर आएंगे। वो ईश्वर पे सवाल खड़ा करते नजर आएंगे। नास्तिक संप्रदाय है ना बुद्ध और महावीर स्वामी। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वेदों के बारे में कि वेद ईश्वर की रचना है। अब ईश्वर की रचना है तो ईश्वर से गलती नहीं हो सकती, मतलब वेदों में लिखी बातें गलत नहीं हो सकती हैं। इसलिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी ऐसे अन्य विचारक क्या कहेंगे? साफ साफ कहेंगे कि फिर अगर हमको लगता है कि वेदों में लिखी बातें गलत हो सकती हैं तो इसका मतलब ये ईश्वर की रचना है ही नहीं, ये ईश्वर की नहीं बल्कि मानव की रचना है। बात समझ में आ रहा है? लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो ईश्वर की रचना है, तो बोलेंगे ईश्वर होती ही नहीं है, फिर तो मानव की रचना, क्योंकि मानव से गलती हो सकती है, ईश्वर से कहां गलती हो सकती है। बात समझ में आए? तो वो कहीं ना कहीं वेदों की सर्वोच्चता पर सवाल खड़ा करेंगे। एग्जाम में आता है, समझ में आया? और इस व्यवस्था का तब से लेकर आज तक विरोध होता हुआ आया है कि वेदों की सर्वोच्चता के ऊपर महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध और समेत अन्य विचारकों ने सवाल खड़े किए थे कि उसमें लिखी बातें गलत हो सकती हैं, उसके विकल्प में भी कुछ सोचा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। वही बात अगर हम फीमेल्स की करेंगे, वही बात अगर हम सोसाइटी में एक टॉपिक और आता है फीमेल्स का, महिलाओं का, तो आप देखोगे महिलाओं वाले मुद्दे में कि वो समय है जब खेती बाड़ी नाम मात्र की हो रही है, पशुपालन पे हमारा समाज चल रहा है, पशु को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमें घूमना पड़ रहा है। घूमना पड़ रहा है कि नहीं घूमना पड़ रहा है? घूमना पड़ रहा है। तो लोग समुदाय में रहते हैं, खाने को नहीं है, इसलिए सब समता मूलक समाज है, एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि काम जो है वो मेल भी करता है, वो फीमेल भी करती है, क्योंकि इस समय महिला का बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, मेंटली, इकोनॉमिकली, फिजिकली हर रूप में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको काम भी करना है और ज़रूरत पड़ने पर लड़ना भी है। जीने मरने का सवाल है। तो अगर ये कमज़ोर होगी तो काम पूरा नहीं चलेगा। तो इस समय फीमेल पैसा भी बना रही है, मतलब संसाधन भी बटो रही है, और ज़रूरत लड़ने पर लड़ भी रही है। और दूसरा, इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है, इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है जिसमें समिति है ना, समिति में भी महिलाएं हैं। तो राजन को पता है कि अगर स्त्री के खिलाफ बोलेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा, स्त्री के खिलाफ बोलेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय की जो महिलाएं हैं वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसे में इनके अगेंस्ट नियम बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली मजबूत होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है कबीले के लिए, क्योंकि सर्वाइवल, जिंदा रहने का मामला है। और चूंकि इनका राजनीति में भी योगदान है, इसलिए राजन के लिए इनके अगेंस्ट नियम बनाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस दौर में आपको कई सारी पढ़ी लिखी महिलाएं, स्कॉलर वुमेन्स नजर आएंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं नजर आएंगी, और इनकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी नजर आएगी। अगर तुम स्कॉलर वुमेन्स की तरफ जाके देखोगे तो तुम्हें मिलेंगी अपाला, घोषा, विश्ववरा और लोपा,
मुद्रा। समझ में आ रहा है? विदुषी महिलाएं। शक्तिमान देखा है? शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, अपाला कपाला 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 कपाला। एक बार कपाला गलती से पल्ले पड़ गया ना तो घुस जाओगे, सारा विश्व तुमको याद आ जाएगा, कहीं देखना लोप ना हो जाओ तुम। अपाला घोषा विश्वरा लोपा मुद्रा, पढ़ी लिखी महिलाएं जिन्होंने मंत्रों की रचना की है। साथ ही साथ अगर तुम महिलाओं की दशा पे भी ध्यान दोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि पहली बात तो महिलाओं की दशा तुम्हें अच्छी नजर आएगी। जैसे तुम्हें लड़कियों को एजुकेशन दी जाएगी। अब चूंकि एजुकेशन हासिल करने में समय लगता है तो चाइल्ड मैरिजेस नहीं, आपकी जब शादी होगी वो एक मेच्योरिटी के बाद, एक एज के बाद, कि थोड़ा पढ़ लिख लो, एक मेच्योरिटी आ जाए, आप समझ पाओ कि क्या सही है क्या गलत है, तब आपका विवाह होगा। बचपन में शादी नहीं कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? स्वयंवर अपने पति को चुनने की आज़ादी होगी, पति को चुनने की आज़ादी होगी। समझ में आ रहा है? जिसको चाहे उसको बांध दे, ऐसा नहीं होगा कि पहले तो एजुकेशन देंगे, एजुकेशन हासिल करने में समय लगेगा तो बचपन में शादी नहीं कर सकते, मेच्योरिटी के बाद शादी होगी, उसके बाद अपने पति का चुनाव कर सकते हो। भगवान ना करे किसी के हस्बैंड की मौत हो जाए तो उस विडो की रीमैरिज करेंगे, उस विडो की रीमैरिज भी करेंगे, विधवा का पुनर्विवाह भी करेंगे। समझ में आ रहा है? आपको सती के एविडेंस नहीं मिलेंगे कि पति के मरने के बाद औरत अपने आप को आग में कूदकर सैक्रिफाइस कर दे, ये सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। सती देखने को नहीं मिलेगा। आपको पॉलीगैमी देखने को नहीं मिलेगा। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहु पत्नी प्रथा, वो देखने को नहीं मिलेगा। एक आधा अपवाद को छोड़कर ज्यादातर एक मर्द और एक औरत का ही संबंध होता था। जैसे आज के समय में डाइवोर्स के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हो, उससे पहले नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो ना कि ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। ये दर्शाता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेहतर हुई। उत्तर वैदिक काल में फीमेल की कंडीशन वर्स्ट हो गई या वर्स्ट की तरफ गिरना शुरू हो गई। महिलाओं की दशा में गिरावट होना शुरू हो गई। गिरावट होने के कई कारक हैं। पहला है लोगों को खाना मिल गया था, सुरक्षा मिल गई थी। तो खाना मिल गया, सुरक्षा मिल गई, तो मर्द कह रहा है कि तुम बाहर जाके क्या करोगे, तुम घर का काम करो, मैं बाहर का काम संभालता हूँ, तो तुम्हें घर में ही रहना है। और जब तुम्हें घर में ही रहना है, खाना वाना देखना है, तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है? पढ़ना भी है तो खाना कैसे बनाते हैं वो पढ़ो, पूजा पाठ कैसे वो पढ़ो। बाहरी दुनिया से क्या मतलब है? तो पढ़ना लिखना है नहीं। और जब पढ़ना लिखना है नहीं तो मेच्योरिटी क्यों? बचपन में शादी कर दो, जब यही काम करना है तो वो काम बेहतर सीख पाओगी। बात समझ में आ रहा है? और चूंकि तुम पढ़ी लिखी हुई नहीं तो तुमसे क्या पूछना। जिसे चाहेंगे उससे विवाह कर देंगे, तो फिर जिसे चाहेंगे उससे विवाह किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर चूंकि तुम्हारे जीवन में पति ही सब कुछ है और पति ही नहीं रहा, सब कुछ बेकार। तो विधवा का जीवन, जिसका विधवा का जीवन बहुत कष्टमय होता है, उसको बोला जाकर दोबारा शादी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और एक मर्द आपको कई सारी औरतों से शादी करता हुआ नजर आएगा। उत्तर वैदिक काल में तुम्हें ये सब देखने को मिलेगा। उनसे किताबें छीनी गई, उनकी शादी बचपन में करवाना शुरू किया गया, जिससे चाहे उसे शादी कर देते थे। एक मर्द कई सारी औरतों से शादी कर सकता था। जिसका प्राइम एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं कि उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के बाद महाजनपद काल आएगा। और महाजनपद काल में जाके देखोगे तो एक राजा मिलेगा, बिंबिसार, हर्यक वंश का पहला शासक। उसने 500 शादी की थी। कहावतों में कहते कि 500 शादी, बट अगर कहावतों में भी कहते हैं ना, ऑफिशियली 3 उसने की हैं, बट कहावतों में अगर 500 कहते हैं, इसका मतलब समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति खराब है ना, समाज में स्थिति महिलाओं की खराब है ना, तो इसका मतलब ग्राफ गिरना शुरू हो गया। बट फिर भी कुछ
उत्तर वैदिक काल में महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे आप कभी बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िएगा तो उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क्य एक महर्षि हैं और गार्गी जो हैं उनकी पत्नी है जो पढ़ी लिखी है। इसका मतलब कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं देखने को मिल रही हैं, इसका मतलब कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं देखने को मिल रही हैं, पर उनका अगर तुम संवाद पढ़ोगे, जो उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है बृहदारण्यक उपनिषद, तुमको याद है ना कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, समझ में आ रहा है? तो अगर तुम उस उपनिषद को पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि याज्ञवल्क्य कहते हैं गार्गी से कि ज़्यादा बोलो मत, सोचो मत, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। वो एक बहस हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे कि तुम्हारी सोचने की क्षमता ज़्यादा बोलोगी तुम्हारा दिमाग फट जाएगा, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? इसका मतलब उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति में क्या हो रहा है? गिरावट है। ये मैं आशा करता हूं कि जो सोसाइटी का जो मामला है वो आपको एक एक करके एक एक बात समझ में आई होगी। कंपैरेटिव, क्योंकि जब आप कंपैरेटिव पढ़ोगे, तुलनात्मक पढ़ोगे, तभी आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चंस आप भूल जाओ। आज के वक्त में इकोनॉमी की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋग्वैदिक काल की इकोनॉमी या आर्थिक जीवन के बारे में। इकोनॉमी या आर्थिक जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल के इकोनॉमी या फिर आर्थिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तुम ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन या इकोनॉमी के बारे में बात करोगे, ऋग्वैदिक काल के तुम अगर आर्थिक जीवन के बारे में बात करोगे, तो इसका जो टाइमलाइन है आर्थिक जीवन का, आर्थिक जीवन की बात करोगे तो इसमें जाके देखोगे कि ये वो वक्त है कि जब खेतीबाड़ी नाम मात्र की हो रही है। ज़्यादातर क्या हो रहा है? पशु को पालन हो रहा है, क्योंकि पशुपालन नहीं करोगे सर्वाइव नहीं कर सकते हो, पढ़ा चुका हूँ 10 बार। अब पशु को पालोगे तो पशु से क्या मिल सकता है? सर पशु से हमें दूध मिल सकता है, मिल्क। उस मिल्क से बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट बन सकते हैं, घी बन सकता है, छाछ बन सकता है, मलाई बन सकती है, मिठाई बन सकती है, रबड़ी बन सकती है। क्या बात है ना? बाय प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं। मिल्क मिल सकता है, मीट मिल सकता है, मीट मैं खाता नहीं हूँ, नॉनवेज नहीं, है ना? मीट मिल सकता है। इस पे तुम सामान को लाद के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुम जानवर के बदले कोई सामान ले सकते हो, तो क्रय विक्रय एक्सचेंज में भी काम आएगा, परिवहन में भी काम आएगा, किसी को लेन देन में भी काम आएगा। इसका मतलब जो पशु हैं उनका बड़ा महत्व है। अब अगर पशु है तो ऋग्वेद में कई सारे पशुओं की चर्चा है, यस, कई सारे पशुओं की चर्चा है, परंतु उनमें से एक पशु है जिसका बार बार चर्चा मिलती है, वो है गाय, जिसका 176 टाइम्स चर्चा मिलती है। ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र जानवर कोई माना गया है तो वो गाय है। समझ में आ रहा है? जिससे हम हासिल करते थे दूध, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करते थे, क्रय विक्रय में, मीट में इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। बात समझ में आ रहा है? और गाय इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जानवर अगर महत्वपूर्ण नहीं होगा सर्वाइव कैसे करोगे? जिंदा के भाई दूध नहीं मिलेगा कैसे सर्वाइव करोगे? क्योंकि खेती बाड़ी तो हो नहीं रही है। इसलिए गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी, इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इसके लिए कुछ टर्म्स भी इस्तेमाल हुए हैं। गाय को लेकर कुछ टर्म्स भी इस्तेमाल हुए हैं। जैसे तुम याद रखना, गाय को लेकर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब होता है जिसको मारा ना जाए। अघन्या का मतलब होता है जो मारा ना जाए, ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य, उसे अघन्या कहते हैं। क्योंकि देखो लोग गाय को मारने की कोशिश करते थे, और जब गाय को मारने की कोशिश करते थे तो भैया बोला गया कि जो है इसको ना मारो, ना मारो, ना मारो, और ना मारो क्योंकि भाई इसे दूध मिलता है, तो ना मारो, तो इसलिए क्या बोला? अघन्या। और लोग फिर भी नहीं माने, तो कहा कि गाय माँ के समान है, अब मार के दिखाओ। अब तो पॉसिबल नहीं है ना, देवी के समान है, अब मार के दिखाओ। तो इसीलिए घन्या देखने को मिलेगा। या फिर उस समय जो दान दक्षिणा किया जाता था
ऋग्वेद में एक स्तुति है, चर्चा जहाँ पे दान दक्षिणा की बात है, उसमें दान स्तुति में गाय को दान में दिया जाता था, गाय को दान में दिया जाता था। या फिर और भी कुछ वर्ड्स मिलेंगे गाय से रिलेटेड, जैसे गवेष्ठी, गवेषणा, हिंदी इंग्लिश में कॉमन रहेगा, गवेषणा, गवेष्ठी, गवेषणा, गोपति, गोमत, गोधुली, गोधूमी, गव युति, दो हित्र और गोत्र। इतने सारे टर्म मिलेंगे जिसमें एक गाय बार बार आ रही है, जो दर्शाता है कि गाय का कितना ज्यादा महत्व था, कितना ज्यादा महत्व था। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा महत्व था। जैसे गविष्टि का मतलब क्या होता है? गविष्टि का मतलब होता है, गविष्टि का मतलब समझ लो, जो गवेष्टि है, गविष्टि का मतलब है गाय को खोजना। जैसे मान लो कोई गाय को चोरी कर लिया तो खोजना, अरे कौन चोरी किया रे, खोजो 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 खोजो। वो मनोज सर का जो डायलॉग है ना, मनोज जो ये पॉलिटिशियन है ना, वो जब कहते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, कौन लेकर जा रहा है, वो डायलॉग वही याद आ गया अचानक से, खोजो खोजो खोजो। तो याद रखिएगा कि गविष्टि का मतलब गाय को खोजो, कौन चोरी किया। और जब एक बार पक्का हो जाए कि भाई कौन चोरी किया है, तो गाय के लिए होने वाला युद्ध, दैट इज गवेषणा। सरदार को, जो सरदार होता है ना, उसे गोपति कहते हैं। गोमत, जो धनवान होता था, रिच पर्सन होता था, या वेल्दी पर्सन होता था, उसके लिए गोमत। आज भी मत उसी का माना जाता है बच्चे जिसके पास, मत मतलब होता है विचार या आइडिया, उसी का माना जाता है जिसके पास पैसे होते हैं। गोधुली, समय का मापन, मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज भी देखोगे शाम के समय को गोधुली कहते हैं। एक होता है गोधूमी, ये गोधूमी अलग है बच्चे, गोधूमी अलग है। इसमें क्या होता है, अनाज को दूध में डालकर खाया जाता है। आज भी घर में जाके देखोगे तुम लोग क्या खाते हो, लोग रोटी दूध खाते हैं, दूध ब्रेड खाते हैं, उसे गोधूमी कहते थे। गवयुति, गवयुति का मतलब है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मापन, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मापन। दोहित्र, डॉटर को कहते थे, बेटी को। और गोत्र, ये आज तक चला जा रहा है, गोत्र। ये गोत्र शब्द बना कैसे? तुम जानते हो कि जो जानवर है, खासकर गाय, वो महत्वपूर्ण है। अगर तुम उसको छीन लोगे तो शायद कबीरा सरवाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वैसे में गाय को तुम कहाँ रखोगे? किनारे किनारे के बीच में, और कबीला किनारे किनारे रहेगा। पैसा कहाँ रखते हो? जेब में रखते हो ना, छुपा कर। बिल्कुल वैसे ही गाय और अन्य जानवरों को तुम बीच में रखोगे, उसे किनारे किनारे रखोगे ताकि कोई इसको उठा ना ले जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि गोत्र का मतलब होता है एक गाय के आसपास रहने वाले लोगों का समूह। एक गाय के आसपास रहने वाले लोगों का समूह, एक गाय के आसपास रहने वाले लोगों का समूह, यही तो गोत्र है। ओरिजिन समझ में आ रहा है कि ओरिजिन कैसे हुआ है? अब देखो, नियम था कि ऋग्वैदिक काल में क्या होता था। ऋग्वैदिक काल में गोत्र के अंदर भी शादियां हो जाती थी और गोत्र के बाहर भी शादियां होती थी, पर उत्तर वैदिक काल में हालात दूसरे थे। उत्तर वैदिक काल में जो शादियां होती थी अक्सर वो गोत्र के बाहर ही होती थी। आज भी यही चलन है कि सेम गोत्र में शादियां नहीं होती हैं। यहां तक आपको एक एक करके सब समझ में आ गया। अब यहीं पर एक लाइन और समझ लो कि अगर खेती बाड़ी कम भी होती थी, पर होती तो थी ना,
मैं कह रहा हूँ खेती बाड़ी कम होती थी, नो डाउट, बट होती तो थी। इसका भी एग्जाम्पल मिलना चाहिए। इसके एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड मिले हैं, बट मिले ज़रूर हैं। जैसे एक शब्द मिला है सीता। सीता मतलब होता है बीज लगाना, बीज लगाना। एक होता है सीरा, उसका मतलब होता है हल चलाना। एक होता है कुलिया, कुलिया का मतलब होता है पानी की व्यवस्था करना। समझ में आ रहा है? तो कुछ खेती बाड़ी से संबंधित शब्द हैं। और दूसरा, अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो उसमें अनाज वगैरह एक्स्ट्रा आएगा, दूध एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको रखने के लिए बर्तन चाहिए होंगे। तो थोड़ी बहुत वस्तु निर्माण, थोड़ा बहुत वस्तु निर्माण भी देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी देखने को मिलेगा। और जब भी वस्तु निर्माण किया जाएगा तो वस्तु निर्माण अचानक से नहीं किया जाता है। तुम्हारे पास जो भी कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसी का इस्तेमाल करके किया जाता है। तुम्हारे पास जो भी रॉ मटेरियल होगा हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लकड़ी है, मिट्टी है ना, लकड़ी है, वुड, लकड़ी है, मिट्टी है, क्ले। समझ में आ रहा है? लकड़ी है, मिट्टी है, या कोई मेटल है, उसी का इस्तेमाल करके बनाते थे। तो बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाते थे, बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाते थे, हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। और जैसे बर्तन का नाम तुम्हें पता है? बर्तन का नाम बता देता हूँ तुम्हें, बर्तन का नाम जानना चाहिए। इस दौर का बर्तन बड़ा फेमस है, बता रहा हूँ, बताता हूँ। और जो भी सामान बनाते थे वो आपस में एक्सचेंज करके काम चलाते थे। कि जैसे मैंने बर्तन बना लिया, तुमने अनाज दे दिया, तुमने दूध दे दिया, तो आपस में एक्सचेंज करके वो काम चलाते थे, व्यापार करते थे, लेकिन बहुत सीमित। समझ में आ रही? ये पूरी इकॉनमी थी। बट इस दौर का बर्तन तुम याद रखना, एग्जाम में आता है। और वो बर्तन है, इसको बोलते हैं हम लोग गैरिक मृदभांड। क्या बोलते हैं? गैरिक मृदभांड। इंग्लिश में कहते हैं OCP, ओकरे कलर्ड पॉटरी। यहां पे समझो इस बात को, यहां पे क्या लिखा है? गेरुआ रंग। गेरुआ मतलब होता है गेहूं का रंग। गेरुआ मतलब होता है गेहूं का रंग। मृद मतलब होता है मिट्टी, और भांड का मतलब होता है बर्तन। समझ रहे हो? तुम जब भी मिट्टी को आग में पकाओगे तो उसका रंग कैसा होगा? गेहूं के जैसा, लाल लाल गेहूं के जैसा, है ना। क्योंकि आज के समय जो मिट्टी का बर्तन वैसे लाल हो जाता है, लेकिन जब समय बीतेगा तो उसका जो रेडिशपन है ना वो हट जाता है। जैसे कभी तुमने पुरानी ईंटें देखी होंगी तो उसमें रेडिशपन नहीं रहता है, नए ईंटों में रेडिशपन रहता है। पुरानी ईंटों में रेडिशपन हट जाता है, वो गेहूं कलर का हो जाता है, बिल्कुल मरा मरा लाल। समझ में आ रहा है? तो वही गेहूं वाला रंग, गेरुआ। गेरुआ मिट्टी, ये मिट्टी का बना बर्तन है, गैरिक मृदभांड, जो उस दौर के सबसे फेमस बर्तन एग्जाम में पूछेगा तुमसे। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर तुम जाओगे तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर तुम जब जाओगे तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इकॉनमी में जाओ। लेटर वैदिक पीरियड, तुमको ये पता है कि हम कहाँ पे आ चुके हैं? गंगा के मैदान में। और जब हम गंगा के मैदान में आ चुके हैं, गैंगेटिक प्लेन में आ चुके हैं, तो गंगा के मैदान में अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रही है, अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रही है। तो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या होगा? हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन मतलब प्राथमिक, हमारा जो प्राथमिक रूप से कमाई का साधन होगा वो एग्रीकल्चर होगा। वहाँ पे पशुपालन था, हमारी मुख्य जीविका का स्रोत वहाँ पर पशुपालन था। यहाँ पर हमारी मुख्य जीविका का जो स्रोत है वो पशुपालन नहीं है, बल्कि वो खेती बाड़ी है। पशुपालन हो जाए तो ठीक बात है, इस दौर में नहीं हो तो कोई बात नहीं, बट हमारा जो मुख्य है वो हमारा खेती बाड़ी है। पशुपालन जो है वो सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी समझते हो? द्वितीयक। मतलब इस पे हमारा पूरा फोकस है, ये हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो कोई बात नहीं। जैसे एक होती है सैलरी, एक होती है ऊपरी कमाई। सैलरी मेन होती है, उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऊपरी कमाई हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं।
समझ में आएंगे? ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ये वाला सेगमेंट, ठीक है। अब जो कि खेती बाड़ी बड़ी मात्रा में हो रही है, इसका मतलब उत्तर वैदिक काल के जो स्रोत हैं वो उस बात की तरफ संकेत करेंगे, बिल्कुल संकेत करेंगे। आप देखोगे कि अब गंगा के मैदान में खड़े हैं, बड़े बड़े खेत हैं, उन बड़े बड़े खेतों में काम करने के लिए जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, हम उन दास का, गुलाम का इस्तेमाल करते थे। यस, भारत में दास व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही है। समझ में आ रहा है? एक ही खेत के ऊपर हम अलग अलग फसल को उगाते थे, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और। आज भी ऐसा करते हैं, और ये तभी कर पाते हैं जब खेती बाड़ी की बेहतरीन जानकारी हो जाती है। या अगर तुम उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ पे ध्यान दोगे, शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण में इस बात का जिक्र है कि कैसे क्रमबद्ध तरीके से खेती बाड़ी की जाती है, मीन्स स्टेज वाइज एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, कैसे अनाज लगाते हैं, कैसे उसको जो भी प्रक्रियाएं होती होंगी वो सारी प्रक्रियाएं कैसे करते हैं, वो सब तरीके से बताया जाता है। इस दौर के जो यज्ञ हैं, इस दौर का जो रिलीजन है, जैसे अश्वमेघ, वो भी राजा को बोल रहा है कि ज़्यादा ज़मीन हासिल कीजिए ताकि ज़्यादा खेती बाड़ी हो सके। तो खेती बाड़ी होने के लिए जो चीज़ें चाहिए थी वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो इस समय का साहित्य भी कह रहा है कि खेती बाड़ी की तरफ हम चल चुके थे, ये सब एग्जाम में आता है। अब खेती बाड़ी ठीक ठाक हो जाएगी, तो खेती बाड़ी में जब ठीक ठाक हो जाएगी तो खेती बाड़ी में अधिशेष आएगा। अधिशेष आएगा तो आप उस अधिशेष को रखने के लिए सामान बनाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, क्योंकि जब भी अधिशेष आता है आपको मौका देता है कि आप दूसरे काम कर सकते हो। और कृषि जो अधिशेष होता है वो आपको कच्चा माल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो सामान बनाने के लिए। जैसे ब्रेड बनती है, अनाज से क्या बनती है? ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल वो एग्रीकल्चर से आता है। कॉटन के लिए जो आपका आता है, कपड़े के लिए जो कॉटन आता है, वो सब एग्रीकल्चर से आता है। तो अब ठीक ठाक खेती बाड़ी हो रही है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, वस्तु का निर्माण भी होगा। वस्तु निर्माण किससे होगा? जो हमारे पास उपलब्ध कच्चा माल है, जैसे कि मेटल है, जैसे कि लकड़ी है, जैसे कि मिट्टी है, क्ले, सॉइल, हिंदी में मिट्टी। तो मेटल है, वुड है, क्ले है, या फिर हमारे पास में और क्या है? हमारे पास में याद रखना चमड़ा, क्या बोलते हैं चमड़े को? ठीक है, चमड़ा, लेदर, चमड़ा। तो जो भी कच्चा, और सब मेटल में भी क्या? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन है। आयरन के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया है, लोहे के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया है, वो है शतमान। नहीं, माफ कीजिएगा, लोहे के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है, वो है श्याम अयस्क। इसी से ये लोग सामान बनाते थे, और जो भी सामान बनाया जाएगा वो बहुत शानदार बनेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और क्वालिटी के साथ साथ वो बड़ी मात्रा में उपलब्ध करवाएंगे, तो उसकी क्वांटिटी मतलब मात्रा उपलब्ध करवाएंगे, और वो एक ही सामान में कई सारा सामान बनाएंगे, विविधता, डाइवर्सिटी। जैसे बर्तन के अंदर वो कप भी बनाएंगे, प्लेट भी बनाएंगे, चम्मच भी बनाएंगे, चमचा बनाएंगे, बड़ा का प्लेट बनाएंगे इत्यादि। क्योंकि जब तुम्हारे पास में क्वालिटी होती है तब तुम्हारा सामान बिकता है। लेकिन एक सामान मत बनाना, कई सारे सामान बनाना पड़ेगा। अगर सोच रहे हो कि मैं तुम्हें एक ही चैप्टर अच्छा पढ़ाऊं तो बात नहीं बनेगी, मैं सारे चैप्टर अच्छा पढ़ाऊं तब बात बनेगी। मैं आपको अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाऊं, हिस्ट्री में अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाऊं, इससे क्या होगा? मेरी डाइवर्सिटी और बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा।
अब व्यापार करोगे तो सामान को तुम मापोगे, तौलोगे, इसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? वेट एंड मेजरमेंट। करोगे कि नहीं करोगे? वेट एंड मेजरमेंट, नाप तौल के सामान दोगे कि ऐसे दे दोगे? इंडस वैली में भी हमने माप तौल का इस्तेमाल किया था। इसके लिए यूज करते हैं टर्म शत, मान और कृष्णला। समझ में आ रहा है? शत, मान और कृष्णला, हम सामान को माप तौल के देते थे। अब व्यापार कर रहे हैं तो हमें पैसे भी उधार चाहिए होंगे, तो जो लोग पैसा दे देते थे तो उसे कुशी धन कहते थे। कुशी धन मतलब होता है मनी लेंडर्स, जो पैसा उपलब्ध करवाते थे, क्योंकि व्यापार केवल अपने पैसे से थोड़ी ना होता है, व्यापार होता है दूसरों के पैसों से, रिस्क लिया जाता है। इसीलिए देखो, व्यापारी जो होते हैं बैंकों से लोन लेते हैं या फिर दूसरे लोगों से लोन लेके अपना व्यापार करते हैं, फिर चुका देते हैं। जो नहीं चुकाते वो गलत करते हैं। अब व्यापार कहाँ होता है? बाजार में, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में तुम्हें बाजार शब्द भी मिलेगा। शतपथ, शतपथ ब्राह्मण में तुम्हें बाजार शब्द भी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, इकॉनमी पूरी चेंज हो गई है। अब यही आर्थिक क्रियाएं, खेती बाड़ी, वस्तु निर्माण, व्यापार, वाणिज्य, गंगा के मैदान में इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि आगे जाके जब ये उत्तर वैदिक काल समाप्त होगा, उत्तर वैदिक काल तुम पढ़ रहे हो, उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होगा 600 BC में, तब शुरू होगा महाजनपद काल। और महाजनपद काल तक आते आते जो लोग पहले खाना बदोश थे, गाँव के इलाके में बसे, अब महाजनपद काल तक आते आते वो शहरों में जाके बस जाएंगे। इसीलिए आगे जाके महाजनपद काल को भारत का शहरीकरण कहते हैं। और चूंकि भारत का पहला शहरीकरण इंडस वैली में हो चुका है, तो ये भारत का दूसरा नगरीकरण, इसीलिए महाजनपद काल को भारत का दूसरा नगरीकरण या फिर सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? तो तुमने ये सारे डायमेंशंस पढ़े हैं, तुमने ये सारे डायमेंशंस पढ़े। अब तुम आओ इसके अगले डायमेंशन पे। अब तुम इसके धार्मिक वाले पक्ष पे आओ, तुम इसके धार्मिक वाले पक्ष पे आओ, रिलीजन वाले पक्ष पे आओ। सबसे पहले मैं तुमको ऋग्वैदिक काल का धार्मिक पक्ष पढ़ाऊंगा। ऋग्वैदिक काल का धार्मिक पक्ष या फिर रिलीजियस लाइफ पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तुम जाके पढ़ोगे, एक मिनट बैटरी चेक कर लूं। अगर तुम जाके पढ़ोगे तो ये वो समय है, ये वो समय है, ऋग्वैदिक काल ये वो समय है जब हम नेचर वर्शिप करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं। और नेचर में एक एलिमेंट नहीं होता है, नेचर में कई एलिमेंट्स होते हैं। हवा है, पानी है, धूप है, अग्नि है। तो हम लोग कई सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कई सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो प्रकृति की पूजा करते हैं। और चूंकि प्रकृति में एक देवी नहीं, एक देवता नहीं, बल्कि कई सारे देवी देवता होते हैं, इसीलिए हम बहुदेववाद में विश्वास करते हैं। पॉलीथीस्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, पॉलीथीस्ट, बहुदेववाद। बात समझ में आ रहा है? और ये जो हवा, पानी, धूप है, अग्नि है, हमने इनको इंसान के रूप में देखा है, हमने इनको इंसान के रूप में देखा है। परसोनिफाई, एक मिनट रखिएगा, हमने इनको परसोनिफाई किया है, इनको इंसान के रूप में देखा है, इनका हमने मानवीयकरण किया है, इनका हमने मानव के रूप में देखा है। यही सब वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में हम किसकी वर्शिप करते हैं?
ऋग्वैदिक काल में हम नेचर की वर्शिप करते हैं। नेचर में एक एलिमेंट होता है? नहीं सर जी, नेचर में कई सारे एलिमेंट होते हैं, इसीलिए हम कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिसकी संख्या कुल 33 है। अब 33 एक नहीं बल्कि अनेक है, इसीलिए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह बहुत देर बाद आता है। और चूंकि हमने हवा, पानी, धूप, अग्नि को इंसान के रूप में देखा है, इसीलिए हमने उनका मानव के रूप में देखा है, इसीलिए उनको हम कहते हैं उनका मानवीकरण किया है या उनको पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई इन नेचर। बात समझ में आया? अब इस समय के जो देवी देवता हैं, उनको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक पृथ्वी पर रहते हैं, मतलब जमीन पर रहते हैं। एक आसमान में रहते हैं और एक पृथ्वी के बाहर रहते हैं। जमीन पर रहते हैं जैसे सोम देवता, सोम रस सुना है? सोम वनस्पतियां होती हैं, नदियां, सोम है, नदियां हैं, अग्नि है, ये सब धरती पे हैं। आसमान में कौन है? बादल हो गए, बारिश हो गए, तूफान हो गए, तूफान के भी देवता है मारुत। पृथ्वी के बाहर जैसे सूर्य, चंद्रमा, उषा और निशा। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा। अब हम नेचर वर्शिप करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक बात है। प्रकृति की पूजा करते क्यों हैं? नेचर वर्शिप करते क्यों हैं, इसको भी समझो। 2 कारण हैं नेचर वर्शिप करने के। एक तो नेचर के प्रति, ये तो हमेशा याद रखना, 2 एंगल हमेशा होते हैं, एक इसका पॉजिटिव होता है, एक इसका नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। पॉजिटिव क्या है? हम नेचर का एहसान मानते हैं कि नेचर अगर नहीं होता तो हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं था। हवा बंद हो जाए मर जाओगे, पानी बंद हो जाए मर जाओगे, धूप कम हो जाए तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत। समझ में आ गया? तो उनको हम समझते हैं, उनके एहसान को समझते हैं, उनके इम्पोर्टेंस को समझते हैं, इसलिए वर्शिप करते हैं। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि डरते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इन्होंने ऊपर नीचे किया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा दोस्त, इसीलिए नेगेटिव है ये। समझ में आ गया? तो वर्शिप करते हैं। वर्शिप में भगवान को कैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसके बाद हम वर्शिप करते क्यों हैं, ये समझ में आया। अब वर्शिप, इन नेचर वर्शिप करने का मेथड क्या है? हम नेचर की वर्शिप करते हैं, बट हम इन भगवान को पूजते कैसे हैं? मेथड ऑफ वर्शिप, इनको हम पूजते कैसे, कैसे इनकी पूजा करते हैं? ध्यान रखना, यज्ञ करते हैं, यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, उसमें हम बलि देते हैं। अब बलि का मतलब याद रखना, बलि का मतलब केवल जानवर को मारना नहीं होता है, जानवर को मारना नहीं होता है, बल्कि दान देना भी बलि के अंदर आता है दोस्त। यज्ञ है, मंत्र है, बलि है, थोड़ा बहुत कर्मकांड है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कर्मकांड है, पर इस दौर में आपको मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। इस दौर में मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी, और मूर्ति को रखने के लिए जो मंदिर चाहिए होता है, वो मंदिर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ना तो मूर्ति मिलेगी, ना तो मंदिर मिलेगा, और ना इनके प्रति समर्पण मिलेगा। इसे भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आपको भक्ति जैसा थॉट देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिए, कैसे वर्शिप करते थे, ये तरीका है, यज्ञ, मंत्र, बलि, ये तरीके हैं। और नहीं करते थे वो मूर्ति, मंदिर और भक्ति जैसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, भक्ति मतलब होता है जहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, बस आप केवल विश्वास करते हो। विश्वास पे सारा खेल होता है, वो है भक्ति। भक्त समझ में आ रहा है? अब विश्वास चलता है। एग्जाम में ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितनी बातें मैंने मेंशन की हैं ध्यान रखिएगा। अब इसमें जाके देखोगे तुम्हें कई सारे देवी देवता मिलेंगे, जैसे कि इंद्र मिलेंगे। इंद्र ऋग्वेद के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है,
करीबन 250 बार इंद्र की चर्चा है। इन्हें हम क्या कहते हैं? दस्यु हन कहते हैं। इनके लिए दस्यु हन शब्द का इस्तेमाल किया है। इनके लिए हमने पुरंदर शब्द का इस्तेमाल किया है। पुरंदर, भूलना नहीं, भूल गए पता चला। जो पढ़ा रहे हैं बहुत सावधानी से पढ़ना, इधर उधर मत सोचना कि सर जी ज़्यादा है कम है। जो पढ़ा रहे हैं बहुत ध्यान सुनना, एग्ज़ाम में एक हूबहू आता है, इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको। पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है किले को तोड़ने वाला। तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, किले को तोड़ने वाला। तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए, सर ये ऋग्वैदिक काल है, यहाँ के लोग तो खाना बदोश हैं, खाना बदोश हैं तो घुमंतु जीवन जी रहे हैं, कोई ठिकाना पता नहीं है, महल कहाँ से बनाएंगे, किला कहाँ से बनाएंगे। और जब किला है ही नहीं तो इंद्र को क्यों कहते हैं कि वो किले को तोड़ने वाले हैं? तो इस दौर में किला तो नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति रहेगा या कोई कबीला रहेगा तो अपनी सुरक्षा का इंतजाम करेगा ना। तो उस सुरक्षा को, जो सुरक्षा है वही किला है। किलेबंदी मतलब होता है सुरक्षा बंदी, समझ में आ रहा है? उस सुरक्षा को भेदना पड़ता है अंदर जाने के लिए। तो जब कबीले युद्ध करते थे तो वो देवता का आवाहन करते थे कि सामने वाले की सुरक्षा को तोड़ दिया जाए, इसलिए इंद्र को किले को तोड़ने वाला कहते थे। समझ, दस्युहन कहते थे, मतलब जो सामने वाले शत्रु को हराते, इसलिए दस्युहन कहते थे। समझ में आ गया? दूसरे हैं अग्नि। दूसरे कौन है? अग्नि। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में एक बार नहीं बल्कि 200 बार चर्चा मिलती है। कितनी बार चर्चा मिलती है? 200 बार मिलती है। इसके बाद में अगले हैं आपके वरुण। ये नैतिकता के देवता हैं, नैतिकता के देवता हैं। समाज में नैतिकता बनी रही, इस बात की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। नैतिकता क्या होती है? नैतिक, या अगर तुम मोरालिटी पढ़ोगे तो नैतिकता या मोरालिटी का मतलब होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में भेद है। जीवन में करने वाले काम करो और नहीं करने वाले काम मत करो, मोरालिटी कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। बच्चे, हम बचपन में पढ़ते थे मॉरल साइंस, और मॉरल साइंस को तुम पढ़ोगे तो तुम पाओगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में भेद है। जीवन में करने योग्य कार्य करो और नहीं करने योग्य कार्य मत करो। दया करो, दान करो, करुणा रखो, सत्य बोलो, हिंसा मत करो, सबसे प्रेम से बात करो, किसी का हिस्सा मत मारो, चोरी मत करो, गलत मत सोचो। कहा गया कि अगर तुम जीवन में करने योग्य कार्य करोगे भगवान जी खुश हो जाएंगे। भगवान जी खुश हो जाएंगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने गलत काम किया तो भगवान तुम्हें दंड देंगे। तो कहा कि हम टेबल के नीचे जाके छुप जाएंगे, तो बोला कोई बात नहीं, तुम कहीं छुप जाओ, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी हैं, ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट। वो तुम्हें हर जगह खोज लेंगे और तुम्हें दंड देंगे। अगर तुम्हें दंड से बचना है तो केवल एक ही रास्ता है कि तुम जीवन में वापस सही काम करने लौट जाओ। इसका मतलब धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अनैतिकता के पाथ पे जाओगे तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि तुम जीवन में सही काम करने लौट जाओ, तो हो सकता है कि तुम उस प्रकोप से बच जाओ। तो समाज के अंदर नैतिकता को बनाए रखने में इनका योगदान है। इसके अलावा तुम्हें सोम मिलेंगे। सोम जो है वो वनस्पति के देवता हैं। किसके देवता हैं? वो वनस्पति के देवता हैं। क्या ये बात तुमको समझ में आ गई? वो वनस्पति के देवता हैं। अब इसके बाद में अग्नि है, उसके बाद में सूर्य है, उषा है, निशा है, ये इंपॉर्टेंट देवी देवता हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको रिलीजन पे बताया है, इनमें से कोई भी बात तुम भूल नहीं सकते हो। अगर तुम भूले तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एग्जामिनर इस लेवल पे सवाल खूब पूछता है, खूब खूब खूब। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट में। लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड की बात करोगे तो लेटर वैदिक पीरियड के रिलीजन के अंदर क्या क्या चेंज आया? ये वो समय है जब यज्ञ और यज्ञ से जुड़ा हुआ कर्मकांड बहुत बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? 2-3 कारण थे।
राजा ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए धर्म को इस्तेमाल किया था। तो अब यज्ञ का संबंध राजनीति से हो गया, और जब यज्ञ का संबंध राजनीति से जुड़ गया तो यही इसने खेल पूरा बिगाड़ दिया। ऐसे में जो पुरोहित है वो कह रहा है कि भाई आपको ढेर सारा यज्ञ करना पड़ेगा, और यज्ञ के अंदर होने वाला जो प्रोसेस है उसको आपको ठीक से मानना पड़ेगा। अगर ठीक से प्रोसेस नहीं मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और ठीक से प्रोसेस मानना है तो मतलब कई प्रकार के पुरोहित होंगे, कई प्रकार के यज्ञ होंगे, उसमें कई प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। जटिल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मामला केवल यहीं तक अटका नहीं, मामला तब अटक गया जब बोला गया कि ईश्वर तक अगर तुम्हें पहुंचना है तुम्हें यज्ञ करना होगा। अगर तुम ठीक से यज्ञ करोगे तुम्हारी बातें ईश्वर तक पहुंचेंगी, ठीक से यज्ञ नहीं करोगे तुम्हारी बातें ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगी, और ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगी तुम्हारी बातें तो तुम्हारे जीवन के जो दुख हैं वो दूर नहीं होंगे, तुम्हारे जीवन की जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन ठीक से यज्ञ किया, तुम्हारी बातें ईश्वर तक पहुंच जाएंगी तो तुम्हारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और यज्ञ करवाता कौन है? पुरोहित। तो ऐसे में पुरोहित की भूमिका बढ़ गई, यज्ञ की भूमिका बढ़ गई। इंसान और भगवान के बीच में ये वर्ग आके बिल्कुल बैठ गया। इसलिए उत्तर वैदिक काल में देखोगे, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ से जुड़ा हुआ कर्मकांड और पुरोहित इतना ज्यादा जटिल व्यवस्था लेकर आ गए थे कि इंसान अपने दुखों का समाधान बिना यज्ञ के, बिना कर्मकांड के कर ही नहीं सकता। पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब यहीं पर मामला आके बिगड़ गया कि मतलब हम ईश्वर तक पहुंचना है, दुखों का समाधान करना है, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, तो केवल यही रास्ता है। इसीलिए अब लोगों ने इस व्यवस्था की आलोचना करना शुरू की, इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और केवल क्रिटिसाइज नहीं किया, इसका विकल्प भी तलाशा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। इसीलिए एक विकल्प तलाशा, और विकल्प कैसा होगा? एक ऐसा विकल्प जहां पर मध्यस्थ और पुरोहित, मध्यस्थ अर्थात पुरोहित, और यज्ञ के बिना भी मनुष्य अपने दुखों का समाधान कर पाए। व्यवस्था, इंसान कभी यज्ञ का विरोध नहीं कर रहा, यज्ञ तो ऋग्वैदिक काल में भी हो रहा था। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जब आप ये बोलोगे कि केवल यज्ञ ही एक रास्ता है जिसके रास्ते पे चल के शायद आप अपने जीवन का समाधान कर सकते हो, इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। मतलब कोचिंग करोगे तो सेलेक्ट होगे, कोचिंग नहीं करोगे सेलेक्ट नहीं होगी, ये कौन बात हुई? अरे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के सेलेक्ट हो जाते हैं, किसी और गाइडेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनका बेसिक्स बहुत अच्छे होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, जिन्होंने कोचिंग का सी भी नहीं देखा है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्त? जब आप ये कह रहे हो कि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है दुखों का समाधान करने का, तो लोगों ने विरोध किया। और लोगों ने जब विरोध किया तो वे कैसा विकल्प तलाश रहे हैं जहां पे मध्यस्थ, कर्मकांड और पुरोहित के बिना, यज्ञ के बिना ईश्वर तक पहुंच सकें। और इसीलिए लोगों ने अपने घर को छोड़ा, जंगल की ओर गए, और जंगल की ओर गए, फिर से वेदों की तरफ, फिर से वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद को पढ़ा, समझा, जाना, पढ़ना शुरू किया। घर को छोड़ के गए, जंगल में रह रहे हैं, फिर नए नए लोग आ रहे हैं कि भैया क्या हो सकता है, बहुत परेशानी है, क्या हो सकता है। तो जो पुराने लोग थे वो गुरु जी बन गए, और जो नए लोग थे वो शिष्य बन गए। तो गुरु और शिष्य बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, और जब आप बात करोगे तभी समाधान होगा। और इसीलिए गुरु शिष्य बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, और यही कहलाया उपनिषद।
उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु जी के पास बैठना, टू सिट नियर टीचर। अभी मैं वैदिक साहित्य को अलग से पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको धर्म वाला एंगल पढ़ा रहा हूँ, बस साहित्य वाला एंगल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल धर्म वाला एंगल पढ़ा रहा हूँ। और इन्हीं उपनिषदों के अंदर तुमने नाम सुना होगा मुंडकोपनिषद का, मुंडकोपनिषद का। और अगर तुमने कभी नाम सुना होगा मुंडकोपनिषद का, मुंड का मतलब होता है खोपड़ी, तो मुंडकोपनिषद के अंदर किसकी आलोचना की गई है? यज्ञ की। मुंडकोपनिषद के अंदर यज्ञ की आलोचना की गई है। बोला गया कि यज्ञ क्या है? ये टूटी हुई नाव के समान है। जैसे अगर टूटी हुई नाव लेकर पानी में जाओगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। टूटी हुई नाव लेकर पानी में जाओगे, डूब जाओगे। वैसे ही अगर तुम मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन का दुख दूर करने के लिए यज्ञ का सहारा लोगे तो भी डूब जाओगे। समझ में आ रहा है? लेकिन सत्य के रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी विजय होगी। सत्यमेव जयते। तो देखो, जो विचार आ रहा है, उपनिषद आ रहा है, वो क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि समाज अब एक ऐसे विकल्प की तलाश में है जहां इसके बिना भी पहुंचा जा सके। इसका मतलब जो विकल्प सामने आया वो क्या कर रहा है? उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, कह रहा है कि सत्य के रास्ते पे चलो। बात समझ में आ रहा है? जैसे तुम जाके देखोगे, एक और मिलेगा जबालोपनिषद। जबालोपनिषद के अंदर जाके देखोगे, जीवन के उद्देश्य बताए हैं। जीवन के 4 उद्देश्य हैं: ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्ञान, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य हैं। ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष। ज्ञान अर्थ को हम क्या कहते हैं? ज्ञान अर्थ को हम कभी कभी धर्म भी कहते हैं। यही जीवन के 4 उद्देश्य हैं। और इसी रास्ते पे चल के मनुष्य बिना कर्मकांड के, बिना यज्ञ के, बिना पुरोहित के मुक्ति पा सकता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। यहाँ पे ज्ञान का मतलब है जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में सटीक अंतर। जीवन को कैसे जीवन जीना चाहिए, इसकी जानकारी। जब आपके पास में सटीक जानकारी है कि कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे सही रास्ते पे चलकर मनुष्य अपने जीवन को जी सकता है, अगर तुम्हारे पास इसकी जानकारी है तो तुम्हें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तब तुम ज्ञान हासिल करने के बाद तुम अर्थ और काम की पूर्ति करने जाओगे, अर्थात संसाधनों को बटोरने और वैवाहिक जीवन के साथ साथ दूसरी चीज़ों को पूरा करने के लिए जाओगे। अपना मकान है, अपना पार्टनर है, वो सारी चीज़ें पूरी करने जाओगे तो इसमें तुम गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। वरना अज्ञानतावश इंसान जो है इसी पैसे के पीछे और काम के पीछे बर्बाद हो जाता है। लेकिन जब तुम्हें बेसिक लेवल पे ही बता दिया जाएगा कि क्या गलत है, क्या सही है, और तुम्हें उसी से हिसाब से गढ़ा जाएगा, तो तुम जब अपने अर्थ और काम की पूर्ति करोगे, तुम सही रास्ते पे चलोगे। और तुम जब जीवन में सही रास्ते पे चलोगे तो क्या तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही है ज्ञान, अर्थ और काम, मोक्ष। ऐसा मोक्ष, एक ऐसा रास्ता जहाँ पे आपको बिना कर्मकांड के भी आपको मुक्ति मिल सकती है। और इन्हीं 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जीवन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है? जो पहला है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। समझो ध्यान से। यहाँ पे जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि कैसी अवस्था जहां पर आपको शिक्षा हासिल करनी है। 25 साल की उम्र तक आप शिक्षा हासिल करिए, और जो भी शिक्षा हासिल की है उसी के आधार पर आप अपने अर्थ और काम की पूर्ति कहाँ करोगे? अपने अगले आश्रम में, जिसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसमें आप शादी करते हो, परिवार बनाते हो, संसार को आप आगे बढ़ाते हो। समझ में आ रहा है? 50 साल तक आप गृहस्थ आश्रम में रहो। फिर अगला है वानप्रस्थ।
अब यहाँ वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वीडियो को रोको और सोचो, वानप्रस्थ का मतलब क्या है? घर को छोड़ दें, वन की ओर चले जाएं, 50 साल में सब कुछ जो कमाए छोड़ छाड़ के वन की ओर चले जाएं? नहीं, वानप्रस्थ का मतलब घर छोड़ना नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है ये दुनिया की जो सबसे ताकतवर चीज है ना, ज्ञान, माफ कीजिएगा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है अर्थ और काम, जिसमें इंसान मरते दम तक फंसा रहता है, उससे दूर हटना शुरू करिए। वो संक्रमण काल है कि अब इससे डिटैच होना शुरू करिए, नहीं तो मृत्यु शैया पे भी होगे ना तो हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पैसा करते चले जाओगे। उसे दूर होना शुरू करिए। तो वानप्रस्थ क्या है? ये वो अवस्था है जहां पर आप अर्थ और काम से दूर होना शुरू करते हो, और जब दूर हो जाते हो, जिस दिन आप उससे दूर हो जाओगे आपको कोई पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा, वही अवस्था आपकी क्या कहलाएगी? संन्यास। और संन्यास को ही क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, क्योंकि जो सन्यासी है, जो मुक्त है, जिसे किसी बात का कोई फर्क नहीं है, वही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। सुने, सन्यासी लोगों को किसी बात का फर्क नहीं होता है, कल भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, कल भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल भोजन मिल गया तो ठीक बात है, और अगर कल भोजन नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। जब भी सन्यासी भिक्षा मांगता है, जब भी सन्यासी भिक्षा मांगता है, सन्यासी भिक्षा मांगता है तो केवल अगले पल की मांगता है, वो कल का नहीं मांगेगा। कि कोई दे भी देगा तो कहेगा बस इस पल की दो, अगले पल की कल देना, जिसे कल की चिंता ना हो, वो सन्यासी है। तो जब आप अर्थ और काम से डिटैच हो जाते हो तो वो क्या कहलाता है? सन्यास कहलाता है, और सन्यास में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, ज्ञान, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 उद्देश्य हैं जिसके रास्ते पे बिना यज्ञ, बिना कर्मकांड के ईश्वर तक पहुंच सकते हो। और इन्हीं 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 4 अवस्थाएं हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑर्डर में सेट करने को आएगा तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मैंने पूरा वैदिक एज का जितनी भी फिलॉसफीज थी वो मैंने ठीक से पढ़ाई हैं। अगले में आपको मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं बुद्ध की तरफ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसके नोट्स हमें हिंदी इंग्लिश में एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे।